यस सर। ओके। ओके। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप ये बात जो है वीडियो पर कह सकें, जिससे कि अगर जो जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले कि संगीता जी जब ऐसा कर सकती हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि बोलने की जो फिक्र होती है ना, वो सच में इतनी ज्यादा होती है कि लोग जी सर। मौत के डर से भी बड़ा डर मानते हैं बोलने के डर को। जी सर, थोड़ा ये सा तो आपके सर के पीछे जो लाइट है उसको या तो ऑफ कर ले, साइड वाले को ऑन कर ले, आप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही सर ऐसे बैठना पड़ेगा फिर। हैं। अच्छा। ठीक है, ठीक है। बढ़िया। चलिए, आज आप खुश भी दिख रही हैं, इसका मतलब कि यू हैड ए ग्रेट डे। और मुझे जी अच्छा लग सर, रहा मेरे है को कि तो, आप। मुझे तो बहुत अच्छा हम्म, लगा सर। तो ये मेरी भी खुशनसीबी है कि आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन हो पाया, और आपने आज अपने वर्क प्लेस पर कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखा, और लोगों जी सर। को भी लगा होगा कि संगीता आज थोड़ी डिफरेंट लग रही है, थोड़ी ज्यादा जी सर, कॉन्फिडेंट लग रही मेरे है। मेरी मैडम बोल रहे थे मेरे को कि हम्म। आप आज चीजें अच्छे से समझा पा रही हैं। वाह, क्या बात है। तो जी आपने सर। ऐसा क्या कर दिया जिससे कि उनको ऐसा लगा कि आप आज चीजों को सर बेहतर जैसे समझा मैं पा कुछ रहे समझाने जाती थी ना सर, हैं? तो क्या रहता है कि जैसे शब्द भूल जाती थी मैं बोलते बोलते, ओके। है ना। तो सर आज हम्म। जैसे मैं समझाने लगी तो मैं बकायदा जो वैक्सीन मैंने ली है, मान लो जो डोज बच्चे को लगा रही हूँ, बकायदा उस डोज की कितनी अपन डोज दे रहे हैं, उसका क्या लाभ होगा भविष्य के लिए, कौन सी बीमारी रहेगी, वो मतलब सारी चीजें मैं डिटेल में बता पाई। फिर उसके बाद अगर बच्चे को वैक्सीन लगा के कंप्लीट किया है, उसके बाद अपन बोलेंगे कि मेडिसिन जैसे देते हैं, कैसे डोज लेना है। फिर बच्चे को अगर वैक्सीन लगाने के बाद उसको कोई साइड इफेक्ट होता है, क्या दर्द हो, पेन वगैरह रहता है सर, तो उससे कैसे निपटना है, वो चीजें मैं अच्छे से समझाई। मतलब जो चार संदेश देना चाहिए मैं दे पाई सर आज। तो मुझे अच्छा लगा क्या सर, नहीं तो बात है, क्या। वेरी हाँ गुड। नहीं, जी सर, नहीं तो शाम तक मेरा सर दर्द होने लग जाता था। नहीं, आज आपको देखकर मुस्कुराते हुए मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस, जो जी सर। सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि दिखाई दे रही है। मुझे लग यस। रहा है कि मैं जो सेशन ले रहा हूँ वो आपके सर काम आ मेरे रहा लिए है। तो बहुत ही अच्छा है, भले किसी और के लिए हो नहीं हो, पर मुझे तो बहुत, दो ही सेशन में मेरे मतलब अपने आप में ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये चीजें हम्म। बहुत जल्दी मतलब मिलनी थी पहले। ओहो हो, क्या बात है। कोई बात नहीं, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। और जी अभी तो सर। शुरुआत है संगीता जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जी मेडिकल सर। फ्रेटर्निटी में, आपके फील्ड में, लोग आपको आपके कॉन्फिडेंस की वजह से पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, और जी कहेंगे कि बात करनी हो तो संगीता की तरह करो, क्योंकि इनके पास में जो हुनर है, जो जी कॉन्फिडेंस सर। है, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, वैसा बहुत कम लोगों के पास में है। तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और आप अपने बच्चे को भी देख रही हैं, सेशन भी अटेंड कर रही है, सच में बहुत ही यस सर। प्रेजवर्दी है। ये भारत की सभी महिलाओं को ये वीडियो देखना चाहिए कि संगीता जी काम से लौटने के बाद अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सेशन लाइव अटेंड कर रही हैं। उनका बच्चा भी साथ में है, और कहते हैं ना यस कि सर। जैसी हमारी संगति होती है हम वैसे बन जाते हैं। जी तो मैं सर, सच में मेरे बहुत बच्चा खुश हूँ। टाइम सर, जी 9 बजते और सर मेरा बच्चा याद दिला देता है कि आपके सर का वीडियो आने वाला है, मम्मा कब सुनोगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या नाम है इनका? आरुष नाम है सर। वाह यार, वेरी गुड यार, थैंक यू वेरी मच यार। आपको अच्छा लगता है ये कार्यक्रम? हाँ हम्म। बोल रहे। अच्छा। तो 10 में से कितना नंबर देंगे आप मुझे? सर पूरे 10 और ज्यादा दे दो सर, 11। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपके पुत्र से। चल बताओ सर को कितने नंबर देंगे अपन। 20 में से 20। 20 में से सर 20। हो, क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। और मनोज जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बढ़िया सर जी, नमस्कार बोलो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आप फिर से सेशन अटेंड कर रहे हैं और समय पे उपस्थित हैं, और बड़ी अच्छी बात है। देखिए, लर्निंग एक ऐसी चीज है जो आपको पता ही नहीं चलेगा किस दिन एक डिफरेंशिएटर बन जाए, और आपको लोग बोलने लगे कि भाई ऐसा क्या हो गया इन विगत 15-20 दिनों में कि आपकी जिंदगी में कुछ और स्पार्क महसूस कर पा रहे हैं। पहले से तो टैलेंट जो था ही, अब और ज्यादा निखर के वो सामने आ रहा है। तो सच में ये बहुत ही काबिल तारीफ है कि लर्निंग के लिए आप समय निकाल पा रहे हैं, लगातार सेशंस अटेंड कर रहे हैं, और 100% अटेंशन के साथ अगर आप यूं ही अटेंड करते रहे तो मैं दावे से कह सकता हूं अगले 30 दिन के बाद साहू जी जब कभी भी किसी भी मंच से बोलेंगे तो लोग कहेंगे क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं
आज हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे, स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करेंगे, आई कांटेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, और हम लोग बात करेंगे कि बोलते वक्त हमारा एज ए स्पीकर स्टांस कैसा होना चाहिए। तो इन चारों चीजों के इर्द गिर्द आज का ये टॉपिक, आज का ये सेशन जो है रिवॉल्व करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अटेंटिवली इस चीज को अटेंड करेंगे और बहुत बारीकी से समझेंगे। और मैं चाहूंगा कि और थोड़ा स्लो जाऊं, जिससे कि आप लोगों की जहां जहां समस्याएं हैं वो मैं समझता चलूं साथ साथ, जिससे कि हम लोग सेम पेज पे हों ज्यादा समय। और हो सकता है कि एज ए स्पीकर मुझे लगता हो ये चीज आपके लिए आसान हो, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है कि ना हो। तो मुझे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको एग्जैक्टली exactly कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आप किसी अननोन व्यक्ति से मुखातिब होते हैं या फिर अननोन व्यक्ति से बातचीत करते हैं। तो क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं, कहाँ कहाँ आप परेशान होते हैं, क्या आपका स्ट्रेंथ है जहां आप इजिली बातचीत कर पाते हैं जिस टॉपिक पे, और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको परेशान करते हैं और जहां पर महारत हासिल करके आपको लगता है कि आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अभी जो मैंने सोचा है कि आपसे ही एक बात पूछनी है मुझे कि आप इस सेशन में क्यों हैं, वाई आर यू हियर। तो बारी बारी से आप सभी इसके बारे में वन सेंटेंस में, टू सेंटेंस में इसका आंसर करें। वाई आर यू हियर, सो दैट आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आपकी समस्या क्या है, आपकी जिज्ञासा क्या है, जिसको समझने के उपरांत मैं इस कोर्स को, इस सेशन को कस्टमाइज कर सकूं आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से, और सेशन को और ज्यादा इंगेजिंग बना सकूं। तो चलिए मनोज जी, आपसे शुरू करते हैं। वाई आर यू हियर। हाँ सर। सर मैं मतलब मेरे नेचर में मैं कल का जो देखा तो मेरे को तीन चार मेजर चेंज मतलब इम्प्रूवमेंट लाने हैं। अ, एक तो सबसे पहला, जैसे मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, तो जो टोन कल लिखे बहुत सारे कुछ पॉइंट लिखे थे अपनी समझ के हिसाब से, ठीक है ना। तो एक तो जो आप में मैंने चीज देखी कि अगर थोड़ा सा कुछ पोइट्री स्टाइल में बोला जाए किसी भी चीज को, तो वो गहरा प्रभाव छोड़ता है। मतलब सामने वाला उसको उसके बैक माइंड में चलता है उसमें कि ठीक है यार, मैं इंसान से कभी ना कभी तो फिर जुड़ूंगा। जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ, कहीं कोई कस्टमर आ रहा है, कस्टमर ही नहीं मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में भी जो भी है, हमारे ऑफिस में है, कहीं से भी है, हम लोग ना मतलब एकदम से चढ़ जाते हैं उस पे। बस ये आ रहे हैं, हम ना उसको रिप्लाई करने का मौका देते हैं। बस हम सोचते हैं कि मुझे ही सब पता है। तो भैया ठीक है, मैं कहीं किसी चीज में मैं ज्ञाता हूँ तो एटलीस्ट मैं सामने वाले को अपने थोड़ा लेवल पे मैच तो करने दूं, उसको अपने साथ थोड़ा जोड़ने तो दूं। वो नहीं कर पाता हूँ, तो एक तो वो चीज सीखनी है। और जैसे बोलने में तो रुकने वाले जो है कि कहीं पे आई कांटेक्ट करना, फिर थोड़ा सा पॉज देना कि सामने वाला कुछ ग्रहण किया क्या समझा, तो फिर उसके इशारे से मैं मुझे समझना कि हाँ अगला बात कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है। ये चीज मैंने मेजर वो करना है, मुझे सीखना है। ठीक है, संगीता जी, आप क्या क्या सीखना चाहती हैं। सर मैं ये सीखना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे अधिकारी अगर मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन करें, तो मतलब मैं हम्म, उन्हें ऐसा मतलब आंसर दूं सर कि वो मेरी बातों से संतुष्ट हो। और दूसरी चीज हम्म, ये कि मैं डेली पेशेंट उनसे मिलती सर, वैक्सीनेशन करती, तो दिन भर में कम से कम 50-60 लोगों से मैं मिलती हूँ सर। तो उनको मतलब जो मेरा वैक्सीनेशन का डेली रूटीन का जो वर्क है वो सर मैं अच्छे से उनको समझा पाऊँ, ताकि वो मेरी बातों से संतुष्ट रहे सर। मतलब मैं बोल पाऊँ खुल के हर चीज एक उनको समझाऊं, उनकी जो भी क्वेश्चन रहे वो मैं अच्छे से आंसर दे पाऊँ सर, क्योंकि मैं दे नहीं पाती हूँ सर, अच्छा, इसलिए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जब आप उत्तर सही से देती हैं, सामने वाले को बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है आप उससे क्या बात कर रही हैं, तो इससे आपको भी अच्छा लगता है, ये सर आज मुझे राइट? अच्छा लगा सर, मैं जैसे आपको समझा पाई ना सेटिस्फेक्शन आज तो आती। जी सर आज मुझे बहुत अच्छा लगा सर। जी जी। राजेश जी, वाई आर यू हियर। ओके, सो थैंक यू सो मच संगीता मैम को सुना,
काफी अच्छा उनका आपकी फ्यूचर। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है राजेश जी। बोलें आप कुछ। एक मिनट, सेटिंग चेंज करना था, अभी ओके हो गया हाँ है। हाँ, आप ठीक है जी। ओके। तो काफी अच्छा लगा संगीता मैम को सुना तो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सीखते हैं और सीखते रहते हैं कंटिन्यूअसली। एक दो दिन तो रहता है, बट ये जर्नी ऑलरेडी उन्होंने 3 दिन कंप्लीट कर लिया है। तो बोल पहले तो उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इसी तरह से अगर कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली बदलाव आता है। थैंक अभी यू सर। क्या देखिए, बात है। जो आपका सवाल था कि आपको क्यों लगता है कि आपको क्यों यहाँ पे होना चाहिए, तो पहली चीज तो ये है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। तो जी सर। जीतने के लिए सीखना जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो चीजें आई थिंक अपनी लाइफ में इस्तेमाल होती है, आई थिंक सुबह आंख खुलने से लेके आंख बंद होने तक, वो है चीज जो है जिसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। एंड जी सर। कम्युनिकेशन, हम बोलना तो सीख जाते हैं, बट क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, वो शायद थ्रू आउट द लाइफ भी हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो बस उसी के लिए ये मान के चलेगा कि ये जो सेशन है, मुझे लगा कि वहाँ ये जो चीज मैं जानना चाहता हूँ वो यहाँ पे मिलेगी, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। और दूसरी चीज ये भी है कि जब आप ये बोलना सीख जाएंगे तो उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो हम जी सर। दिन भर में कहीं भी जाते हैं तो अराउंड 100 लोगों 50 लोगों को हम महीने में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, या कई बार हो सकता है कई लोग 40 50 लोगों से डेली मिलते हो। तो वो एक व्यक्ति जो उन 50 60 में अलग कैसे दिखेगा, तो वो शायद अपनी बातों से, जिस तरह से वो बात करता है उसको याद रखा जा सकता है। तो वो आपका बिजनेस बढ़ाने में, आपका ब्रांड बढ़ाने में और आपको याद रखने में ये चीजें काफी हेल्प करेगी। क्या जी बात थैंक है, यू सो मच बहुत सर। बढ़िया। थैंक यू राजेश जी। और देखिए राजेश जी ने एक चीज हम लोगों को बताई कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपने आप को सही से कैसे व्यक्त करें, कितना कब व्यक्त करें, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं होता। कम्युनिकेशन में सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी उतना ही बड़ा किरदार है। शायद आपके बोले गए शब्दों से ज्यादा बड़ा किरदार है ना। तो आपको इन बारीकियों को सीखने से, आपकी कम्युनिकेशन में दक्षता बढ़ने से, आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर के रूप में जब सामने वाले के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो जो भी उस टॉक का हेतु है, जो भी मतलब होने जा रहा है, उसकी संभावनाएं, उसके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए हम सभी को इस स्किल पे जरूर काम करना चाहिए। और ये कहते हैं ना कि ये जेनेटिक नहीं है, ये लर्नेबल है। इसको इसी धरती पर रहकर, इसी जिंदगी में सीखा जा सकता है। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं सीखा है, या किसी की अभी तक महारत नहीं आई है, उन्हें लगता है कि दे हैव ए लॉन्ग वे टू गो फ्रॉम हियर, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज है कि आप सभी के लिए ये कोर्स है, आप सभी के लिए सेशन है। अगर आप कम्युनिकेशन से प्यार करते हैं तब भी ये सेशन आपके लिए है, और कम्युनिकेशन से आप हेट करते हैं तब भी ये सेशन आपके लिए है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर आप कुछ भी जीवन में सिग्निफिकेंट नहीं प्राप्त कर सकते। एक और व्यक्ति हैं सैमसंग, जिनका मोबाइल का नाम शो रहा, नाम दिख नहीं रहा है। कौन है भाई साहब, आप नाम बताएं अपना। चले गए क्या? एनीवे anyway, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपना वीडियो ऑन करके बातचीत करें, और अपने वीडियो पर आपका जो नाम दिखाई दे सके, जिससे कि मुझे ये समझ में आ सके मैं बात किससे कर रहा हूँ। कोई भी नया व्यक्ति आके बस ज्वाइन कर लेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। मुझे सभी लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई पब्लिक स्पीकिंग के एलिमेंट्स क्या हैं, पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम और गहराई से समझें तो हमारी जिंदगी में बहुत शानदार परिवर्तन हम देख सकते हैं, हर तरीके से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड से परिचय कराना चाहता हूं, जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान जो है लेकर आया है।
दिख रहा है आपको? बिल्कुल। स्लाइड दिख रही है? यस सर, दिख रहा है। ओके ओके। देखिए इसको मैं क्या कंटेंट पीछे छिप गया है, एक सेकेंड। हम्म। देखिए ये वाली स्क्रीन कैसे हटेगी? वो डबल क्लिक करेंगे उस पे सर, हम्म। शेयर स्क्रीन करके क्या? शेयर स्क्रीन तो कर दी है, एक सेकेंड। फिर क्यों मतलब? अभी ठीक है। कोई नहीं सर, ठीक है, इस पे भी आ रहा है इसलिए। दिख रहा है ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पब्लिक स्पीकिंग जो है, सबसे बिल्कुल पहले समझ बिल्कुल। लीजिए कि पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है। पब्लिक स्पीकिंग इट्स ऑल अबाउट पब्लिक। इट्स नॉट अबाउट यू। इट्स नॉट अबाउट हाउ स्टाइलिश यू वांट टू लुक। इट्स नॉट अबाउट कि आप कैसा सामने वाले को दिखाई दे रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि सामने वाले के लिए आप क्या करने वाले हैं। इसलिए इसको पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। कभी भी ये सेल्फ सेंटर्ड होकर में सोचकर अगर आप करेंगे तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक स्पीकिंग जब भी आप करें तो अपने ऑडियंस को जानना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आपकी तैयारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइव मोमेंट में आपका ऑडियंस कौन है। अगर आप नहीं समझेंगे कि आपका ऑडियंस कौन है, कौन से एज ग्रुप का है, किस तरह की डाइवर्सिटी वाली ऑडियंस आपके सामने बैठी है, क्या सिर्फ एक ज्योग्राफी वाली ऑडियंस आपके सामने बैठी है या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर वाली ऑडियंस आपके सामने बैठी है, तब तक आपकी बातें उस ऑडियंस को इंगेज नहीं रख पाएंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए उसकी अंडरस्टैंडिंग अल्फा की है और आप बीटा की बात कर रहे हैं, तो फिर आप कितना भी अच्छा बीटा के बारे में बोल लें, अल्फा समझने वाले लोगों को ये बिल्कुल ग्रीक लगेगा, बिल्कुल उनके समझ में ये बात नहीं आने वाली। तो जब भी आप किसी ओकेजन पे पहुंचे तो सबसे पहले सबकॉन्शियसली या फिर अनअवॉइडेबली आप ये कोशिश करें कि आपको चुपचाप ये मालूम चल जाए कि आपकी ऑडियंस जो आपके सामने बैठ उसमें वैरायटी क्या है, वो कौन से ग्रुप के लोग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, उनको कौन सी भाषा ज्यादा समझ में आती है, वो इस सेशन को क्यों अटेंड करने के लिए आए, वो आपको ही क्यों सुनना चाहते हैं, इस फेयर में और भी लोग हैं लेकिन वो आपसे कनेक्ट कैसे हुए और आपको क्यों सुनना चाहते हैं। ये सब आपको जानकारी अपने ऑडियंस के बारे में जाननी होगी। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पैरामाउंट। ये सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है। आपने कितनी कंटेंट रिच करी है, कितना उसमें डेटा रखा है, कितना उसमें शानदार प्रेजेंटेशन है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनलेस अंटिल आप किसी भी जगह पे जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपको अगर अपने ऑडियंस के बारे में सही जानकारी नहीं है, इट्स ऑल फॉल ऑन। उनको कुछ भी ले नहीं पड़ने वाला, इस बात का आप ख्याल रखें। तो वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू ए पब्लिक स्पीकिंग असाइनमेंट, सबसे पहले ये जाने कि आपके ऑडियंस का नेचर क्या है, आपकी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, वो किस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं, क्या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जियोग्राफी के हैं या वो गांव से हैं, शहर से हैं, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको अपने ऑडियंस को लेकर होगी
आपकी पब्लिक स्पीकिंग की डिलीवरी उतनी ज्यादा इंगेजिंग हो सकती है। अदरवाइज आपका सारा प्रयास, बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशन, रोट लर्निंग, सब कुछ जो है बेकार होने वाला है। तो सबसे पहली जो चीज पब्लिक स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो समझना कि अपना ऑडियंस कौन है। तो पहली पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। समझ पा रहे हैं मनोज जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको आप सेल्स के लैंग्वेज में प्रोस्पेक्टिंग कह सकते हैं, कि जब भी किसी को कुछ पिच करें तो उसके पहले यह समझ लें कि वो व्यक्ति कैसा है, कौन सी इनकम लेवल से वो आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, अभी फिलहाल कहाँ रहता है, इस प्रॉपर्टी को देखने क्यों आया है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसका विजन क्या है। बिना उससे पूछे या पूछे आपको ये जानकारी अगर पहले से मालूम हो तो ये यकीन मान के चलिए आपका प्रेजेंटेशन रॉकिंग होने वाला है। ठीक है? चाहे आप वन टू वन कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर वन टू मेनी, हमेशा अपने ऑडियंस को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्ज कीजिए, जैसे इसी प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि संगीता जी जिस बैकग्राउंड से आती हैं वहां पे इस तरह का एक्सपोजर उनके पास में नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि राजेश जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उन्होंने ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं, बहुत नजदीक से देखी हुई हैं। फिर मैं ये भी जानता हूं कि मनोज साहू जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां उनको अपने स्किल्स में तो महारत हासिल है, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल वो सीख कर उस स्किल को और पॉलिश करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो मेरे पास ये जो वैरायटी है, उस वैरायटी को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं अपना पिच, मैं अपना प्रेजेंटेशन किस तरह से डिजाइन करूं जिससे कि सबको ये एंगेजिंग लग सके। क्योंकि आप सभी के बैकग्राउंड्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना? तो फिर अगर मैं सिर्फ बिल्कुल अगर राजेश जी को मान लूं अपना ऑडियंस, उनके उनसे बातचीत करने लगूं, तो फिर हो सकता है कि कुछ पॉइंट के बाद आप लोगों का ध्यान जो है इस प्रेजेंटेशन में नहीं लग पाएगा। अगर मैं सिर्फ संगीता जी को समझाने लगूं तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, वो तो हमें आता है, हमें ये भी जानना है सर इसके बारे में कब बातचीत करें। तो इन सभी चीजों को आपको बहुत जल्दी अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मेरा ऑडियंस कौन है, उसकी वैरायटी क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी क्या है। तो फिर आपके जीवन में चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है? अभी एक और किसी की ज्वाइनिंग हुई है, ज्योति जी की, है ना? तो ज्योति जी आप भी हाँ सर। स्क्रीन अपना स्विच ऑन कर लें। वाइफ है सर, ज्योति अच्छा, है वाइफ वाइफ। है क्या? क्या हाँ बात है, तो बहुत ही अच्छी, मैंने बहुत अच्छा। उनको बोला था कि अभी एक आप काम से फ्री होके इमीडिएट ज्वाइन करना 9 बजे बिल्कुल शाम। हाँ हाँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ज्योति जी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपना वीडियो जो है स्विच ऑन कर लीजिए, ये एकदम घर जैसी बात है। हम सभी लोग जो है एक दूसरे का मैंने। रिस्पेक्ट करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भरोसा करते हैं, म्यूचुअल एक दूसरे को इनकरेज करने में भरोसा रखते हैं, है ना? अभी आपके जैसे ही एक उनको। संगीता जी हैं वो भी इस ग्रुप में अभी एडेड है। हाँ वो चलिए उनको आगे शायद बढ़ते अभी हैं। आ नहीं रहा तो होगा, रुक गया होगा, ठीक है। कोई बात नहीं। तो हाँ सबसे पहली बात पब्लिक स्पीकिंग की है कि इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट द पब्लिक वी आर स्पीकिंग टू। ठीक है? तो कभी भी ये मत सोचना कि मुझे अपने आप को साबित करना है सामने वाले के लिए इस प्रेजेंटेशन में क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। इस प्रेजेंटेशन में एज एन ऑडियंस, ऑडियंस अपने आप से पूछेगा कि इस प्रेजेंटेशन में मेरे लिए क्या है। और एज ए स्पीकर आपको यह सोचना है कि एज ए स्पीकर आप क्या वैल्यू देने वाले हो अपने ऑडियंस को। जब तक आपका फोकस उस वैल्यू पे नहीं होगा, जब तक आपका फोकस इस अंडरस्टैंडिंग पे नहीं होगा कि सामने वाली ऑडियंस क्या चाहती है, उसकी क्यूरियोसिटी क्या है, उसकी डिमांड क्या है, तब तक आप उसको केटर कैसे कर पाओ। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपको पहुंचना कहां पे है, तो आप कितना भी चल लो, आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते हो। तो अगर आपको एक हार्मनी क्रिएट करनी है, अगर आपको एक कनेक्शन पैदा करना है, तो फिर आपको उसके साथ में उसके बारे में अपनी समझ को परिपक्व करना ही पड़ेगा। बिना अपने ऑडियंस को समझे हुए आप इस तरह का कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाओगे। नहीं। ठीक है? दूसरी बात, हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सब कुछ सीख लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग को अगर मास्टर करना है तो या तो वन टू वन या तो वन टू मेनी, और अगर कोई भी ना मिले
तो या तो अपने कैमरे का रिकॉर्डर ऑन करो और उसके सामने आई कांटेक्ट बनाकर बढ़िया एकदम प्रैक्टिस करना चालू कर दो। जैसे मैं बताऊं, अगर मुझे किसी भी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन देना है, या फिर मुझे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर मुझे कोई सी भी वीडियो पोस्ट करनी है, आपको मैं बताऊं, आप अगर देखते हो और आपको अच्छा लगता है तो आप सोचते हो क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या आई कांटेक्ट है, क्या बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी चीजों के पीछे में क्या है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे बस की भी बात है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। जब तक मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो में मेरी पिच, मेरा आई कांटेक्ट, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा थ्रो वॉइस का, ये सब कुछ एज ए लिसनर मुझे जब अच्छा नहीं लगता है, जब तक एज ए पर्सन जो उस चीज को वॉच कर रहा है उसे अच्छा नहीं लगता है, तब तक मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं फिर से एक बार और रिकॉर्ड करूं अपने आप। कई कई बार, एक बार मेरे साथी आए थे मेरे घर पे देखने के लिए कि मैं कैसे करता हूं, तो वो अपने मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है। और मेरी एक आदत है कि मैं खुद से संतुष्ट जल्दी नहीं होता। उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया और रिकॉर्ड करते चले गए, टेक 1, टेक 2, टेक 3, टेक 4, टेक 5, टेक 30, टेक 50, टेक 80, टेक 90। दो माय मिनट गॉड। का, 2 मिनट भी नहीं, 1.5 मिनट का एक रील पोस्ट करने के लिए इतना ज्यादा पैशन मेरे अंदर में है कि मैं किसी का अगर टाइम ले रहा हूं, मैं अगर किसी को कह रहा हूं कि इस वीडियो को वॉच करो, तो उसका एक एक सेकंड उसको लगना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जो भी डिलीवरी दे रहे हैं वो मेरे काम की चीज है। इस लेवल का जब पैशन आपके अंदर आता है, इस लेवल का डेडिकेशन जब आता है, तो समझ लीजिए कि आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एवरी टाइम व्हेन आई हैव टू टेक ए स्टेज, जब भी मुझे किसी मंच पर जाना होता है, मैं इस बात में यकीन करता हूं कि वहां पे क्या होगा वो तो ठीक है, उसके पहले मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन से चेकलिस्ट मुझे टिक करना है। मैं एक रात पहले प्रॉपर सो रहा हूं या नहीं, एक रात पहले मैं कंटेंट पे अपना रिसर्च पूरा पुख्ता कर लिया है या नहीं, मैंने वर्स्ट के सिनेरियो को विजुलाइज करके अपने आप को तैयार पाया है या नहीं। ये सब तैयारियां मैं पहले से करता हूं। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो वेन एवर यू हैव टू स्पीक, वेन एवर यू हैव टू डिलीवर योर स्पीच फ्रॉम ए स्टेज, stage could be one room, stage could be one big hall, stage could be one big stadium, stage could be one to one conversation where only you are addressing your client, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर स्टेज के लिए वैल्यू डिलीवर करना आपके मन में सबसे पहला कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरे माध्यम से सुपर वैल्यू जो है सामने वाले को मिलेगी, ये मैं सुनिश्चित करके ही रहूंगा। फिर आपका फोकस आपके ऊपर में, जैसे स्पॉटलाइट मान लो, जैसे आपके आपके आंख के सामने में बहुत पावरफुल लाइट आपकी आंखों के सामने पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है ना कि आपके आंख में कुछ ना कुछ धुंधलाहट सी दिखाई देगी, चुंधिया जाएगी आपकी हाँ, आंखें, और आप थोड़ा बिल्कुल। अनकंफर्टेबल फील करोगे, है ना। हाँ, तो जब बिल्कुल। आप अपने ऊपर स्पॉटलाइट रखते हो, अपने ऊपर फोकस रखते हो, तो क्या होता है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो इस बात को याद रखना कि पब्लिक स्पीकिंग में स्पॉटलाइट मुझे खुद के ऊपर में नहीं आने देनी है। पब्लिक स्पीकिंग में जब ये लाइट जो मेरे तरफ पड़ रही है, ये जो प्रेशर मेरे तरफ पड़ रहा है, ये जो ध्यान मेरे तरफ मेरा खुद का जा रहा है, ये मुझे घुमाकर ऐसे करना होगा जिससे कि सामने वाले को मैं बेहतर देख सकूं, बेहतर समझ सकूं, और बेहतर मेरी डिलीवरी हो सके उनको समझने के बाद। तो सबसे गुरु मंत्र मेरा जो इसमें आप सभी को मैं देना चाहता हूं कि शिफ्ट द स्पॉटलाइट फ्रॉम योर सेल्फ टू योर ऑडियंस। स्पॉटलाइट, जो टेंशन आपको हो रही है, जो स्ट्रेस आपको हो रहा है, जो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरा हाथ तो नहीं कांप रहा है, कि मेरी आवाज तो नहीं थरथरा रही है, क्या मेरे आई कांटेक्ट प्रॉपर तो नहीं हो रहा है, क्या मेरी मूछें सफेद तो नहीं है, क्या मैं काला तो नहीं दिख रहा, मैं मोटा तो नहीं दिख रहा। जब इस तरह की बातों से आप
परेशान रहते हैं तो स्पॉटलाइट अपने ऊपर जबरदस्ती लेकर टेंशन अपने ऊपर ले लेते हैं। जब भी ऐसा लगे तो फिर आपको एक बॉक्स ब्रीदिंग का फॉर्मूला बता देता हूं, उसको करना, आपको बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। बॉक्स बॉक्स ब्रीदिंग में क्या होता है, आपको करना क्या है, देखिए सांस लेनी है इस तरह से 4 बार, मतलब 4 के काउंट तक आपको सांसें लेनी है। उसके बाद आपको होल्ड करना है 8 सेकंड तक या फिर 8 के काउंट तक। उसके बाद 4 के काउंट तक वापस आपको अपनी सांसें छोड़नी है। फिर से इसको रिपीट करेंगे। इस प्रोसेस को आप जितनी बार करना चाहें आप करें। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आपका दिमाग की जो चंचलता है वो सब जो है रुक जाएगी। आपका फोकस आपके ऊपर में, आपकी सांसों के ऊपर में हो जाएगा। आप थोड़े रिलैक्स्ड हो जाएंगे, आप थोड़े काम हो जाएंगे, थोड़े कंपोज्ड आप महसूस होंगे, अपने आप को पर्याप्त मानने लगेंगे। अदरवाइज जब आपका दिमाग ज्यादा हलचल कर रहा होता है, आप प्रेजेंट में मौजूद नहीं रहते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, तो फिर आपके डिलीवरी में दिक्कत आनी स्वाभाविक हो जाती है। तो जितना ज्यादा एट ईज हो जाएंगे, जितना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, जितना ज्यादा कॉन्वर्सेशनल होने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा ऑडियंस फ्रेंडली आपका अपीरियंस होगा, आप समझ लीजिए आपके लिए चीजें उतनी आसान हो जाएंगी। और ये सब चीजें तब आप सीख सकते हैं जब खुद को बार बार अपने रिकॉर्डेड वीडियो में आप देखेंगे, अपने एक्सप्रेशंस को देखेंगे, अपने बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, अपनी टोनालिटी को देखेंगे, अपने वॉइस की क्वालिटी को ऑब्जर्व करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि इस बार कनेक्शन फील नहीं हुआ, इस बार स्पीकर के रूप में मैं ज्यादा एजिटेटेड दिख रहा हूँ, स्पीकर के रूप में ज्यादा शाई दिख रहा हूँ, स्पीकर के रूप में मैं बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंगली मतलब एग्रेसिव दिख रहा हूँ, या फिर ओवरवेलमिंगली काम दिख रहा हूँ। ये सब आपको जो है अपने रिकॉर्डेड वीडियो में दिखाई देगा। और आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मिरर के सामने जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ मिरर पे रहता है, आपके डिलीवरी पर से आपका ध्यान हट जाता है। इसलिए आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लो, और बिना इंटरप्शन के जो है अपने आप को रिकॉर्ड करना है। और जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, आप मान लो 10 टेक लेना चाहते हैं, 20 टेक लेना चाहते हैं, लीजिए। लेकिन हर टेक को बहुत सिंसियरली देखिए, और अपने नोट कॉपी में, अपने डायरी में आप उन पॉइंट्स को लिखिए कि अभी मुझे आई कांटेक्ट पे काम करना है ना, आई कांटेक्ट मेरा प्रॉपर नहीं जा रहा है। मैं एक ही जगह अगर पूरे ऑडियंस में एक व्यक्ति को देख रहा हूं तो देखे जा रहा हूं, मैं 5 जगह नहीं देख रहा हूं, मैं अपने आईज को हर ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो मेरी जो कनेक्ट है वो सबके साथ बराबर नहीं हो रही। ये सब धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व होने लगे। होता क्या है कि हम बुक्स में पढ़ लेते हैं एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट रखेंगे, मुस्कुराएंगे, स्माइल करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेंगे, बीच बीच में हम जोक मार देंगे, इससे ऑडियंस कनेक्ट हो जाएगी, ये सब ठीक है। लेकिन जब आप करने जाएंगे ना, ये पढ़ी हुई बातें आपको दिमाग में तब तक नहीं आएंगी जब तक आप इसको किसी ना किसी रूप में 1 स्टेप एट ए टाइम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव ही करनी है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में क्या है। मान लीजिए मैं सोच रहा हूं कि मेरी आई कांटेक्ट जो है लोगों के साथ में अच्छी नहीं है, तो अभी मुझे बॉडी लैंग्वेज के बारे में भूल जाना, अपने जेस्चर्स के बारे में भूल जाना है, मुझे अपने टोनालिटी के बारे में, अपने प्रोनाउंसिएशन के बारे में भूल जाना, बिल्कुल भूल जाने का। मैं फोकस करूंगा सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करने की कि मेरे आई कांटेक्ट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। फर्ज कीजिए मैं 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मेरे सामने एक क्लाइंट बैठे हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, उसको मैं आपके सामने सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। कोई आया व्यक्ति मेरे पास में, फर्ज कीजिए बैंक का ही कोई कस्टमर आया मेरे पास में, और मैं उससे कह रहा हूं, मैं उससे बातचीत कर रहा हूं, मैं उससे कैसे बातचीत करूंगा, मेरा आई कांटेक्ट क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एज एन ऑडियंस में पहले ऑडियंस की तरफ से उसकी बात सुनने के लिए उसको बोलने का मौका दे रहा हूं, तो ऑडियंस कह रहा है, मैं सुन रहा हूं। ऑडियंस कह रहा है, सर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिससे कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे परिवार को मेरे जाने के बाद भी
कवरेज कुछ मिल जाए, और अगर मैं जीवित रहूं तो मेरे इलाज के पैसे भी मिल जाएं, क्योंकि जीवन का तो भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को कवर कर लूं सर। तो कुछ आपके पास इसका समाधान है, उपाय है तो बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो ऑडियंस ने ये बात मुझसे कही। अब जब ऑडियंस ये बात कह रहा है तो मैंने किन किन बातों को ध्यान में देना है। मैंने ऑडियंस को देखना है बहुत ध्यान से, उसके लिप्स को ठीक से देखना है, और इतना भी ज्यादा एग्रेसिवली नहीं देखना है कि अगर वो अपोजिट सेक्स के हैं, अपोजिट जेंडर के हैं, तो उनको ऑफेंडेड फील हो। मुझे बस सरसरी निगाह से उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करना है। मान लीजिए वो एंशियस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही, तो मुझे बहुत ग्रेविटी के साथ, बहुत एम्पैथी के साथ, बहुत इस भाव से के साथ कि मैं उनको पूरे ढंग से सुन रहा हूं, मुझे ये फील उनको कराना पड़ेगा। अच्छा, जी सर। हम्म। ओके। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप उनके फीलिंग्स को मिरर करते हैं, जब आप उनके एक्सप्रेशंस को मिरर करते हैं, मान लीजिए उन्होंने अ, इस बात से चिंता, इस बारे में चिंता जताई कि सर अभी मेरे पड़ोस में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया था, और मैं नहीं चाहता हूं कि अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ हो तो मेरे परिवार को सफर करना पड़े। ठीक है। तो आपको क्या है, उनके फीलिंग्स का सम्मान करते हुए उसी ढंग से रेसिप्रोकेट करना है, जिससे कि हर व्यक्ति आपके मिररिंग ऑफ देयर बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है या व्यक्ति द्रवित हो गया है, इमोशनल हो गया है, और आप बिल्कुल भी उसके इमोशन की कदर नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि सामने वाले की फीलिंग्स को, सामने वाले के एक्सप्रेशंस को, सामने वाले की क्यूरियोसिटी को हमको ऐसे कैटर करना है कि हम आपके लिए हैं, आपके आपके लिए ही ये प्रोग्राम है, आपके लिए ही ये स्पीच है, आपके लिए ही ये प्रेजेंटेशन है, और आप नहीं तो इस प्रेजेंटेशन का कोई मायने नहीं। यू हैव टू मेक देम फील इंपॉर्टेंट। जब भी आप अपने सामने वाले ऑडियंस को उसका इंपॉर्टेंस बार बार समय समय पर बताना नहीं भूलते हो, तो वो उसे ऐसा लगता है कि यस, इट्स रियली वर्थ माय टाइम, मुझे अपना टाइम इस व्यक्ति को देना चाहिए, मुझे अपने कान इसके तरफ करने चाहिए, मुझे अपनी आंखों से इसके एक्सप्रेशंस को देखना चाहिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहिए, इसकी हर चीज मुझसे वैल्यू शेयर कर रही। जब जब जितनी बार उसको ये महसूस होगा कि ये वैल्यू एडिशन है, ये वैल्यू एडिशन है, ये वैल्यू एडिशन है, तो फिर वो आपसे और डीपली कनेक्ट हो जाएगा। और डीपली कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस ऊज करने लगेगा कि नाउ इट्स ऑल सेट, इट्स ऑल सेट। ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने ऑडियंस को समझना है ना, कि वो किस स्ट्रेटा के हैं, कौन से एज ग्रुप के हैं, उनका इनकम का लेवल क्या है, ये वो मेरे से क्यों बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप उनको सुनते हैं और उनको पूरा ध्यान देते हैं, और उनको क्या चाहिए इसके बारे में आप रिहर्स करके 5-6 स्टोरीज बना लेते हैं। अब देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाला हूं। कोई भी पब्लिक स्पीकर किसी भी मंच पर तभी सक्सीड कर सकता है जब उसके पास हर कॉन्टेक्स्ट की कम से कम 1 से 2 स्टोरी उसके पास रेडी होनी चाहिए, जिसको वो अपने ऑडियंस के हिसाब से कस्टमाइज कर सके ऑन द स्पॉट। जब तक आपके पास में ये स्टोरी बैंक नहीं है, तब तक आप कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाओगे। कारण जानना चाहते हो? अभी बताता हूं। आप एक रिसर्च के हिसाब से आप कितना भी फैक्ट, कितना भी डेटा अपने ऑडियंस से शेयर कर दो, उसको ब्लैटेंटली बोल दो, बिल्कुल प्लेनली अपने फैक्ट्स और डेटा में उसको इनग्रोस करने की कोशिश कर लो, और उसी फैक्ट और डेटा को स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट कर दो, आपको मालूम है कनेक्शन का स्तर कितना बढ़ जाता है? डज एनीवन हैव द आंसर? नॉर्मली आप किसी भी फैक्ट को एज इट इज प्रेजेंट कर दो कि भारत की जीडीपी इतनी है, और भारत अगले 5 साल में इस रेट से ग्रो करने वाला है, और भारत विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमीज में से हो जाएगा। इस तरह से बात करने में और स्टोरी का तड़का लगाकर अपनी बात को कहने में कितने गुने का फर्क होता है मालूम है आपको?
एनीवन, एनी केसेस? कौन कौन जानना चाहता है? तभी। आवाज नहीं आ रही, जिनका वीडियो बंद है मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि उन्हें मालूम जानने की इच्छा है कि नहीं है। ये सर इच्छा संगीता है। जी, ज्योति जी? जी। जी सर, जानने की इच्छा है। जानने की इच्छा, ज्योति जी आपको जानने की इच्छा है? जी, चलिए अच्छी पूछो। बात है। तो अब जो है मैं आपको ये रिवील करने वाला हूं कि एक स्टोरी से कितना ज्यादा गुणा कनेक्शन बढ़ जाता है। दोस्तों, आप गूगल पे सर्च कर लेना, बिल्कुल ये प्रमाणित बात है। फैक्ट को एज इट इज प्रेजेंट करने में और फैक्ट को स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करने में जो डिफरेंस है वो 22 गुणे का है, 22 टाइम्स। सामने आपने जिस बात को बिल्कुल प्लेनली रख दिया, उसी बात को आपने अगर स्टोरी का स्ट्रक्चर देकर, उसमें इंटरेस्ट का तड़का लगाकर, उसमें एक्सप्रेशंस का तड़का लगाकर, उसमें भाव का तड़का लगाकर अगर आपने वो बात सामने वाले के सामने रखी, तो उसका एंगेजमेंट का स्तर 22 गुना बढ़ जाता है, उसकी रिटेंशन का स्तर 22 गुना बढ़ जाता है। तो भाई इतने महत्वपूर्ण टूल को अगर हम नहीं सीखते हैं, हम स्टोरी बैंक अपना नहीं बनाते हैं, तो फिर हम मेहनत करने के बाद भी लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बैंक में से एक स्टोरी सुनाता हूं, जिसकी वजह से मैंने बैंक के अंदर में मैनेजर की पोस्ट जो है इतने कम समय में प्राप्त कर ली कि लोगों को लगता है भाई इसको कैसे बना दिया। राजेश भाई मेरी स्टोरी जानते हैं, क्लरिकल कैडर में बैंक में मैं लगा था, ठीक है। और मेरी इनकम कितनी थी, कल के वेबिनार में मैंने बताया था कि मेरी इनकम कितनी थी जब राजेश जी ने मुझे 70,000 का कोर्स जो है सेल किया था, ठीक है। उस इनकम से आज या की इस इनकम में 10 टाइम्स का फर्क हो गया है, ठीक है। तो 10 टाइम्स का जो फर्क हुआ है, वो फर्क कैसे आया, क्यों आया, इसको आप समझते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। फर्ज कीजिए आप मेरे ग्राहक के रूप में बैंक में आते हैं फर्स्ट टाइम, मेरे सामने चेयर पे आप बैठे हैं, और आप, जैसा मैंने अभी आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जिसमें लोग चिंता कर रहे हैं कि अगर उनके साथ एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहते हैं तो परिवार का क्या होगा, या फिर इसी से संबंधित मैंने देखा कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो भाई इसको किस तरह से मैं प्रेजेंट करूं कि सामने वाला कन्वर्ट होने के चांसेस जो है उसके बढ़ जाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखी, और ये एक चूंकि रियल घटना से इंस्पायर्ड चीज है, इसलिए इसके अंदर में भाव ओरिजिनल लगते हैं, इसलिए आपको रिलेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया। ये जो प्रैक्टिसिंग रेगुलरली के बाद जो इंप्रूविंग बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट, ये सब इसमें आ रहा है। उसके बाद मैनेजिंग नर्वस और बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ये सब इसके अंदर आ रहा है। ये स्टोरी ध्यान से देखिएगा। सर आपने ये बात मेरे से कही और सच में बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप अपने परिवार की कदर करते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, उस छोटे बच्चे के बारे में सोचते हैं जो शायद आपके बिना बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकता है। और ये बताता है कि आप कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पिछली ब्रांच में एक नौजवान 6 फुट 3 इंच हाइट का, 6 फुट 3 इंच हाइट का एक नौजवान मेरे सामने आया। मैं ऐसे ही अपने बैंक में अपने कस्टमर्स को समझा रहा था कि ये ले लो, ये ले लो, ये अच्छी चीज है आपके जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी चीज है। और मैं थोड़ा सा जोशीले अंदाज में समझा रहा था कि गांव के लोग हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर इस चीज की कदर वो नहीं समझ पाएंगे। ये क्रम उसने 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखा, वो मेरे पास नहीं आया। फिर से मैं समझा रहा था और एक दिन वो सुन रहा था। अच्छी कदकाठी उसकी, और बिल्कुल तंदुरुस्त, मतलब हीरो की माफिक समझ लीजिए वो लड़का लगता था। और जब मैं समझा रहा था कि सर ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा कुछ कह ही रहा था, उसने मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया। बोला क्या सर, जब से मैं देख रहा हूँ 4 5 दिन से आप लगातार जो है, जब आता हूं ब्रांच के अंदर में ये ले लो, ये ले लो, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, क्या है ये चीज। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी जिज्ञासा, सब कुछ मिक्स थी। हाँ, एक बात मैंने समझने की कोशिश करी कि ये इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है।
तो मुझे ये समझ में आया कि उसकी जिज्ञासाएं तो जग चुकी है, लेकिन उसको उसका समाधान नहीं मिला है कि आखिर ये आदमी बार बार इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ क्या बोल रहा है। मैंने उसे अपने पास में बुलाया। मैंने पूछा कि आपको क्या परेशानी हुई जो मैं लोगों से रूबरू हो रहा था, लोगों को जानकारी दे रहा। बोला, सर क्या आप दिन रात एक ही बात, जब आता हूँ ब्रांच में आप यही बोलते रहते हो कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, ये ले लो वो ले लो। क्यों ले ले सर, हम गांव के रहने वाले हैं, हमको कोई बीमारी उमारी नहीं होती, बिल्कुल तगड़े लोग हैं, गाय का शुद्ध दूध पीते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, खेत में उपजी हुई सब्जी खाते हैं ताजी ताजी, हमें क्या होने वाला है। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है, भगवान ना करे आपको कुछ हो। आप दिन भर में अपने ऊपर खर्च कितना करते हो? उसने कहा कि सर ये चाय पानी की बात करें तो 150 200 250 रुपए रोज खर्च हो जाते हैं, और अगर पार्टी वार्टी का दिन है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, लाल पानी ये सब ले लिया, तो उस दिन 1,500 2,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। मैंने कहा क्या बात है, मतलब आप अच्छे घर से हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं है? बोला, हाँ सर, सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया है, एक नंबर चल रहा है। मैंने बोला दोस्त, मेरे कहने पर दिन भर में 5.25 रुपए का खर्चा और बढ़ा दो। और ये खर्चा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। बोला उससे क्या होगा? मैंने बोला बस कर दो यार, जब तुम 150 200 रुपए ऐसे ही अपने दोस्त यारों पे खर्च कर देते हो, तो अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपनी माँ के लिए, क्या तुम 5.25 रुपए और इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? हाँ हाँ, वो ठीक है सर, करना। लाओ क्या करना होगा? कुछ नहीं, ये लाल पर्ची है, इस पे एक साइन कर दो, जिससे कि हमको तुम्हारा डेबिट का मैंडेट मिल जाए और हम ये बीमा तुम्हारा कर सके। हाँ ठीक है। मैंने उसको कहा कि ये तो ठीक बात है, एक चीज और है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मात्र 20 रुपए में भी 2 लाख रुपए का कवरेज आपको मिल रहा है। बोला क्या रोज कटेंगे क्या? बोला नहीं, रोज नहीं कटेंगे, साल में एक बार, साल में एक बार 20 रुपए। लाओ ये भी कर दो, कोई बात नहीं। मैंने बोला एक चीज और है सर, 436 रुपए अगर आप और देते हैं तो आपके लाइफ का फुल कवरेज होता है। किसी भी वजह से मान लीजिए कोई दुर्घटना घट गई, जीवन अपने कंट्रोल में तो है नहीं, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा 2 लाख रुपए का। तो आप इसको रख लो। तो तीनों चीजों पे साइन करके वो बंदा चला जाता है। दिन बीतते गए, समय बीतता गया। 6 7 महीने के बाद उसकी माँ मेरी ब्रांच में आती है और उसका पासबुक लेके मुझे दिखाती है कि बेटा इस खाते में कितना पैसा है, चेक करके बता। मैं देख ही रहा था, तो मैंने देखा कि उसके खाते में 2 रुपए 30 पैसे। मैंने उनको बताया कि 2 रुपए 30 पैसे हैं, कौन है ये आप? बोले क्या बताऊं बेटा, ये मेरा बेटा है। तो क्या दिक्कत आ गई माता जी, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। मैंने कहा क्या बोलूं बेटा, ये आईपीएल के समय सट्टा उट्टा खेला, 7 लाख का इसने कर्जा ले लिया था, और उसके बाद इसके साथ हादसा हो गया, ये बच्चा सड़क दुर्घटना में चला गया, और सामने वाले जिनसे इसने पैसे लिए थे वो आके मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपनी रकम बेच दूं, मैं अपनी जमीन बेच दूं, औने पौने दाम में बेच रहे हैं, और इतने जल्दी में मैं समझ नहीं पा रही, इसके पापा भी नहीं, मैं क्या करूं बेटा। मैंने सोचा इसके खाते में कुछ पैसे होंगे तो उसको निकाल के उनको दे दूंगी, तुमसे पूछ के कि कैसे ले सकती। मैंने देखा कि 2 रुपए 30 पैसे हैं, मैं इनकी कैसे क्या मदद कर सकता हूँ। तो एज ए बैंकर मेरी आदत है कि खाते को खंगालना। मुझे नहीं मालूम था कि उनका बच्चा कौन है, उनसे कैसे रिलेटेड है। मैंने सिग्नेचर में देखा तो एक फोटो दिखाई दी जो जानी पहचानी सी थी। फिर मैंने पिछले 2 साल का पूरा अकाउंट स्टेटमेंट चेक करा। जब अकाउंट स्टेटमेंट चेक करा तो मैंने देखा हर जगह डेबिट है, हर जगह डेबिट है, हर जगह डेबिट है, क्रेडिट तो कहीं हो ही नहीं रहा है। बहुत कम जगह छोटा मोटा 1,000 2,000 क्रेडिट हो रहा है, डेबिट ज्यादा ज्यादा हो रहा है। तो जब मैं स्क्रॉल कर करके थक गया, तभी मेरी निगाहें एक पर्टिकुलर दिन के 3 ट्रांजेक्शन पर पड़ी जो मेरे से काफी फेमिलियर थी। मैंने देखा कि उस दिन 21 जून 2024 को 3 ट्रांजेक्शन आसपास ही घटित हुए थे, और वो तीनों ट्रांजेक्शन से मैं बहुत अच्छे तरह से परिचित था, क्योंकि इस तरह का ट्रांजेक्शन अक्सर मेरे सामने हुआ था जब मैं एडमिन में इंचार्ज हुआ करता था। मैंने देखा कि उसके खाते से
20 रुपए, 436 रुपए और 1999 रुपए एक ही दिन डेबिट हुए। मेरे चेहरे पे थोड़ी सी प्रसन्नता आई। मैंने उनकी मां को देखा। उनकी मां अचरज भरे नजरों से मुझे देख रही थी। वो सोच के हैरान हो रही थी कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। मैंने कहा, माता जी आप चिंता ना करें, आपकी इस समस्या में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इनकी डेथ हुई है, क्या आपके पास में इनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सब कुछ मिली है आपको? बोला, हाँ बेटा ऐसे कुछ कागज तो है। फिर मैंने उन्हें कहा अगर ऐसी बात है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है मिल जाए और आपके कर्ज भी आप उस पैसे चुका पाएंगे और आपको जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4-5 दिन की मशक्कत के बाद माता जी ने पंचायत से मदद लेके और तमाम तरह के पुलिस एफआईआर ये सब सारी कॉपियां वो लेके मेरे पास पहुंचती हैं। और जब मैंने देखा कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें वो सारे विवरण है कि किस तरह से उनकी डेथ हुई और वो सारे डॉक्यूमेंट्स पुख्ता थे। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में एफआईआर की कॉपी भी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी था और वो जो बीमा डेबिट हुआ था 436 रुपए का, 20 रुपए का और 1999 रुपए का, उसकी वजह से हम उनके लिए कुछ कर सकते थे ऐसी मुझे उम्मीद जग चुकी थी। मेरे सामने एक केस था, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो कई सारे लोगों की उम्मीदें बन सकती थी कि बीमा जरूरी है। मैंने अपने तरफ से प्रयास किया और 1 महीने 1.25 महीने के अंदर उनकी माता जी के खाते, नॉमिनी उनकी माता जी ही थी उस लड़के की, क्योंकि उनके पिताजी थे नहीं तो माँ को ही उसने नॉमिनी बना रखा। उनके माता जी के खाते में 1.25 महीने के अंदर पहली बार 2 लाख, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 20 लाख रुपए क्रेडिट हुए, जो कि 1999 के एक्सीडेंटल बीमा का परिणाम था। 7 लाख प्लस ब्याज का जो कर्ज उनकी मां के ऊपर में था, वो कर्ज उन्होंने उसी पैसे से चुकाया और बचे हुए पैसे से उन्होंने पूछा मैं क्या करूं, तो मैंने उसे एफडी में तब्दील कर दिया और हर महीने उनके पास उनके गुजर बसर के लिए अच्छा खासा अमाउंट आने लगा। उस दिन मुझे ये भरोसा हो गया कि भले ही सामने वाला मुझे नकार दे, सामने वाला मेरी बात को वैल्यू ना करे, लेकिन मैं हर बार इसी शिद्दत के साथ, इसी ताकत के साथ इस इंपॉर्टेंट बीमा प्रोडक्ट को जरूर पिच करूंगा। आज उस माँ का खेत नहीं बिका, आज उस माँ की रकम नहीं बिकी, उसका बेटा तो चला गया, उनके पति नहीं है, बावजूद इसके वो अपने आप पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं। खेती से पैसा आ रहा है, बैंक से हर माह कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा किसी और भी व्यक्ति के साथ कभी भी हो। और लगता ही क्या है, 5.25 रुपए प्रतिदिन का। बस ये कहानी कहनी थी। ना सिर्फ वो व्यक्ति बोले मेरा तो कर ही दो सर, अभी करो, तुरंत करो, साथ में 4 5 7 8 लोग जो उस समय ब्रांच में मौजूद थे, उन सभी ने जो है इसके लिए हामी भर दी कि सब पहली फुर्सत में हमारे खाते को चेक करो, बैलेंस है तो डेबिट करो। और उस दिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ, हिंदुस्तान का पहला ऐसा रूरल ब्रांच बन गई वो शाखा मेरी, जहां पर 1 महीने में लगभग 300 बीमा हो गए थे और 45 साल के इतिहास में उस ब्रांच में आज तक मिला के भी 300 बीमा। और उस बीमा की जीत की वजह से मेरे को मेरा मोटिवेशन तो बढ़ा ही, मुझे समझ में भी आ गई बात कि हर प्रोडक्ट किसी ना किसी प्रॉब्लम का समाधान है और अगर मैं उस प्रोडक्ट की महत्ता को बारीकी से, ध्यान से, धीरे धीरे, शांति से सामने वाले ग्राहक को उसकी जरूरत को समझकर कस्टमाइज करने की कला में अगर निपुण हो गया, तो ये जितने भी जनहितैषी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं जरूर उनकी सही जगह पहुंचा सकता हूं। जरूर हर उस भारतीय की मैं मदद कर सकता हूं जो समझदार है, जागरूक है और अपने जीवन के प्रति सजग है। मात्र 2,400 रुपए, 500 रुपए से एक बीमा का ये सफर
मुझे अपने बैंक के अंदर में जूनियर लेवल से सीनियर मैनेजमेंट लेवल तक ले जाने में एक अहम भूमिका निभाती है। अगर एक कहानी मेरे साथ अगर ऐसा कर सकती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ जुड़े हुए लोग जो अपने अपने फील्ड के महारथी लोग हैं, जो अपने अपने फील्ड में महारत रखते हैं, वो लोग भी अगर इस तरह की स्टोरी बैंक्स बनाना शुरू कर दे, तो फिर उनके लाइफ में भी कमाल हो सकता है, अद्भुत मजा आ सकता है, और दुनिया भी उनकी मुरीद हो सकती है। ठीक है, अब बताइए मनोज जी, संगीता जी, ज्योति जी, राजेश जी, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बांधने की कोशिश की। आप में से बिल्कुल कितने सर। लोगों का ध्यान मेरी बातों पर बराबर बना रहा पूरे स्पीच के दरमियान? सर जब आपने ये स्टोरी फॉर्म की ना, तो हम पूरे हम्म। उसमें वहां से खो गए। मतलब मैं अपना बताऊं, मैं विजुलाइज करने लग गया कि हाँ आप टेबल पे बैठे हैं, वो कोई लेडी आई है, वो आप वो बता रही है, तो हम वो विजुलाइज करने लगे, मतलब खो गए उसमें आके। तो ये चीज बहुत गहरा असर छोड़ती है कस्टमर पे कि आगे हम उसको किस तरीके से कन्विंस करते हैं। हम बहुत सारी चीजें जो बोलते ये बताएंगे सही होगी उसके लिए, लेकिन वो नहीं समझेगा। लेकिन अगर हम उसको स्टोरी फॉर्म में लेके ऐसे आते हैं, तो उसका माइंड उसको ज्यादा समझता है, मतलब हम उसे कन्विंस कर पाते हैं। तो बहुत बढ़िया है सर, इसे मैं अच्छा, अप्लाई ये करूंगा सर। बताइए, इस स्टोरी में तीन महत्वपूर्ण डेटा थे। वो डेटा क्या क्या थे राजेश जी, आप बताइए, नंबर्स के फॉर्म 5.25, 436 और 20। में। जी। बाद में जो था हाँ। 7 लाख, सॉरी 2 लाख, 2 लाख और 20 लाख। देन तीन हाँ। सौ पॉलिसीज, प्रमोशन। हाँ। हाँ। जूनियर अब ये लेवल से बताइए, सीनियर अगर लेवल। मैं, अब देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि राजेश जी इसको आप याद रखना, या मनोज जी आप इसे याद रखना, या संगीता जी आप इसे याद रखना, लेकिन इनको याद रह गया। यही मेरी जीत है, इसी कहानी की यही जीत है। यही तो है पब्लिक स्पीकिंग मेरे भाई। आप लोगों को कैसा महसूस करा पाते हैं, यही है पब्लिक स्पीकिंग। आप क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये उतना मायने नहीं रखता। लोगों को आपके साथ कैसा कनेक्ट महसूस होता है, कैसा फीलिंग्स आता है, यही है पब्लिक स्पीकिंग। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये आपके आई कांटेक्ट, ये आपकी आवाज का थ्रो, सबको साइड रख दीजिए। तो सही है। आप ये देखिए कि कनेक्शन जब होता है तो मैजिक होती ही होती है, कोई नहीं रोक सकता। और मैं दावे से कहता हूं, अगर बीमा की कोई स्टोरी राजेश भाई को अगर ध्यान आएगी भविष्य में, तो ये 1999 43620 इनके हमेशा। दिमाग से, है ना? संगीता जी, आप इत्तेफाक रखती है इस बात से? जी सर, मैं तो सबसे पहले मैं ही बीमा करवाऊंगी अभी। देखिए, तो बैठे बैठे बैंक बिना गए हुए एक और मेरा कस्टमर बैंक ऑफ इंडिया बन सर गया। मुझे भी करवाना तो है, क्योंकि मैंने कोई बीमा नहीं कर रखे अभी। हाँ, अब ओ। आपको भी लगा कि नहीं भाई ये इंपॉर्टेंट है। तो जी मेरे सर। कहने का मतलब है, मैं बता रहा हूं आपको, ये लो टिकट सेल्स की मेरी महारत की यात्रा यहां से शुरू हुई। ठीक जी है, सर। जी मुझे सर। पहले अपने आप को ये कन्विक्शन देना पड़ा कि मैं लो टिकट भी सेल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल। और इंश्योरेंस के फील्ड की कोई सी भी कंपनी आज जो बैंकों के साथ टाई अप करती है, बिना गौरव आनंद को संपर्क किए अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती है, यह आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, वाह। तो जी सर। कारण यही है कि मैंने इस लो टिकट को भी बहुत श्रद्धा के साथ समझा, सीखा, एग्जीक्यूट किया, बार बार किया, और इतना ज्यादा कन्विक्शन डेवलप कर लिया कि उस 2000 के टिकट सेल से आज मैं 2-2 लाख, 5-5 लाख का एक एक टिकट इजीली सेल कर देता हूं। और 5 लाख भी कम बता रहा हूं। एक कस्टमर अगर ब्रांच में आके इंटरेक्ट कर लेता है, तो एक एक बार में 2-2 डंपर, जिसका कॉस्ट करीबन 1 करोड़ रुपया होता है, एक दिन में क्रैक हो रहा है। मेरी ब्रांच के टारगेट्स ऑलरेडी हमने दिसंबर महीने में अचीव कर लिए हैं, मार्च महीने के, और अगले 3 महीने में हम इस टारगेट को, जो मार्च का टारगेट, उसको डबल भी कर सकते हैं। इतनी सारी लीड्स हमारे पास में आ गई। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि यस। अगर मैं सामान्य रूप से बैंकिंग करता, सामने वाला आता, उसको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता, इतनी इफेक्टिवनेस हो पाती कि नहीं मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज के समय में
मेरी ब्रांच की ओपनिंग अभी हुई 20 जनवरी 2026 को। राजेश भाई ने भी मदद की मेरी, उसमें वॉइस ओवर पे बहुत इन्होंने काम किया, और उस ऑडियो को पूरे 25 गांवों में जो है सुनाया गया। और लोग, जिस दिन उद्घाटन हो रहा था, सुबह सुबह जो भीड़, मतलब पैसे से देके बुलाना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, उस जगह पे इतनी भीड़ थी कि जितनी कुर्सियां थी उससे डबल ट्रिपल आदमी पूरे रोड पे खड़े थे। और जीएम साहब को कहना पड़ा, वाह यार, मान गए। सुबह सुबह ठंड के समय में 9 बजे इतने सारे लोग, और जानते हैं क्या नारा लगा रहे थे? बैंक ऑफ इंडिया की जय, बैंक ऑफ इंडिया की जय। बोला ये तो सच में अद्भुत है। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर में भी गौरव आनंद को एज ए बैंकर जितना लोग जानते हैं, उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज्यादा लोग एज एन एंकर जानते हैं, एज ए स्पीकर जानते हैं। तो ये है स्टोरी की पावर, ये है पब्लिक स्पीकिंग की पावर। आप मुझे किसी भी दूसरे बैंकर के साथ बैठा के देख लो, हो सकता है कि टेक्निकली मेरे से 10 टाइम्स बेटर होगा सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर पे काम करने से। लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू सॉफ्ट स्किल, आई कैन प्राउडली से कि आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन माई सेल्फ इन द लास्ट 5-7 years, एंड दैट हैज स्टार्टेड टू पे डिविडेंड्स। उसको मैं महसूस कर पा रहा हूं। एक एक रुपया, यस, एक एक कॉन्टैक्ट जो मैंने अर्जित किया है, वो सब परिणत हो रहा है आज की इस परफॉर्मेंस में। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आती है, हर दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि लोग कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति खुद के लिए भी कुछ करे तो कमाल हो सकता है। संस्थान के लिए गौरव अर्जित करना मेरे लिए सच में बहुत गौरव की बात होती है। बैंक भेज देता, चले जाओ वहां पे कंपटीशन में हिस्सा ले लो, शिरकत कर लो। इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग का जो होता है ना, कहते हैं ना एक्सटेम्पोर स्पीच की, जाओ वहां पर ही टॉपिक दिया जाएगा, वहीं पे बोल के आना है, और वहां भी हमें मालूम है तुम ही सबसे अच्छा करके आओगे। मेरे भरोसे से भी ज्यादा लोगों का, मेरे संस्थान का भरोसा अगर होता है, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सही रंग दिखा रही है और मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं। तो कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको अपने फील्ड में महारथी बनने से आपके अलावा और कोई नहीं रोक सकता, सिवाय आपके अलावा आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप, मान लीजिए मेरे सामने आज 4 ऑडियंस, ठीक है, 4 लोग हैं, मैंने 36 लोग हैं कम्युनिटी में, 4 लोग आज इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। क्या मैं वो जो 32 लोग आज इस इवेंट में नहीं है या इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर अगर मैं ये डिलीवरी दूं, तो क्या उन 4 लोगों के साथ में ये न्याय होगा जो अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ मुझे दे रहे हैं? तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि मेरी ये प्रेजेंटेशन मेरे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि कम से कम 4 ऐसे लोग हैं दुनिया में जो समझते हैं कि ये चीज मैटर करती है। तो कभी भी अपने आप को ब्लेम करने से पहले ये सोचिए कि व्हाट यू हैव टू ऑफर एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल हु आर अटेंडिंग यू। अगर आप उस एक्सपेक्टेशन की इज्जत करते हो, उनके भावनाओं की कदर करते हो, तो आपके डिलीवरी में, एनर्जी में कभी कोई कमी नहीं आएगी। हो सकता है कि आज जो है ये बात रेजोनेट जो है उन लोगों को नहीं हो रही होगी कि इस सेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, जब ये सेशन रिकॉर्ड होके समाप्त हो जाएगा और फिर इसके ऊपर एडिटिंग की जाएगी और इसके कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग सेगमेंट में, चंक्स में प्रस्तुत करेंगे, तो लोगों को समझ में आएगा कि क्या होती है मैच। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विगत 2-4 सालों में देश के बड़े बड़े पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में मैंने शिरकत करी, और सिर्फ शिरकत नहीं करी, उन पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में मैं टॉप 10, टॉप 5, टॉप 1000 बड़े से बड़े कंपटीशन इस लेवल तक पहुंच पाया, अपनी बैंकिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए। अलग से ऐसा नहीं रहा कि मैंने 6 महीने का अवकाश ले लिया, ऐसा संभव ही नहीं। तो कहने का मतलब है, उत्तरोत्तर कोशिश यही रही कि अपने आप को परखता रहूं, जांचता रहूं, और इंप्रूवमेंट की कहां कहां गुंजाइश है इस पे मेहनत करता रहूं। ठीक है? तो आप लोग अपने ऑडियंस को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए रेगुलरली, और अपने बॉडी लैंग्वेज पर, आई कांटेक्ट पे काम कीजिए, है ना? और उसके बाद में ये देखिए, हाँ, ये जो चीज है, मैनेजिंग नर्व्स एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां मैक्सिमम लोगों को जो है दिक्कत होती है। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे नर्व्स महसूस नहीं होते, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को डर नहीं लगता है। कौन कौन? बताइए राजेश जी। अगर कोई नेता। कह रहा है कि मुझे डर नहीं लगता है,
तो या तो वो गुरखा होगा या फिर वो भगवान का आदमी होगा जिसको और कुछ भी नहीं डरा सकता, राइट? तो डर सबको लगता है, डर को मैनेज करना एक बहुत बड़ी स्किल है। हर व्यक्ति का हार्ट बीट बढ़ता है जब भी वो मंच पे जाता है, जब भी वो बैटिंग करने जाता है, जब भी वो अपने जॉब में किसी कस्टमर को फेस करने जाता है ना, एज ए स्पीकर ऑडियंस को फेस करने जाता है, तो हर व्यक्ति को नर्व्स महसूस होता है। लेकिन नर्व्स महसूस करना आपको शरीर का एक संकेत है कि शरीर आपको उस इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए तैयार होते हुए देखना चाहता है। इसी वजह से आपके सेंसेस पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन में बिल्कुल इस तरह से आपको घुसा देना चाहते हैं कि आप ये समझ सकें कि ये इंपॉर्टेंट है और मुझे अपने समस्त शक्तियों का इस्तेमाल इस इंपॉर्टेंट चीज को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? तो कभी भी नर्व्स महसूस हो, जैसे मंच पे जाते हैं ना, आप देखना 2 दिन पहले अगर कोई शायरी या कोटेशन आपने सीखा है, मंच पे गए, बड़ी ऑडियंस है, आपको देखते ही आप भूल जाते हो। ऐसा होता है कि दो बिल्कुल दिन सर। पहले या 2 घंटे पहले कोई मोटिवेशनल शायरी सीखी या कोटेशन सीखा, मंच पे गए और बोलते बोलते ध्यान आया कि अरे भाई ये तो भूल ही गया, अभी आ ही नहीं रहा है, तो कुछ और बोल देते हैं अपन। ठीक है? ऐसा होता है ना? तो बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, ये प्रिज्यूम करके चलिए, ये मान के चलिए कि जीवन में ऐसे कठिन दिन आने वाले हैं और उस कठिन दिन के लिए मुझे अभी से अपना रिजर्व तैयार रखना पड़ेगा। इसलिए स्टोरी बैंक, कोटेशन बैंक, शायरी बैंक, सब तरह के बैंकों में डिपॉजिट रोज थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। और मैं बताऊं आपको, बैंक 2013 में ज्वाइन करी थी मैंने, उसके बाद से 2026 का समय आ गया। उस समय जो मेरी उम्र थी और आज जो मेरी उम्र है उसमें करीबन 12-13 साल का फर्क पड़ गया। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है कि बैंक के अंदर में आज अगर कोई एंकर आज भी खोया जाता है, तो भले ही मुझे कोई प्रेम करे, मोहब्बत करे, ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि ये व्यक्ति इस काम का है। तो मेरे को बार बार मेरी बोलने की क्षमता ने, मेरी पब्लिक स्पीकिंग की क्षमता ने, मेरे स्टोरी बैंक्स की चीजों ने, मेरे कोटेशन की बैंक्स की चीजों ने, मेरे शायरियों के बैंक ने हर बार ऐसा सपोर्ट किया है कि मुझे किसी और को गुजारिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी लाइफ में चीजें अपने आप मिलने लगे, तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना, अपने एक्सप्रेशन में अपने आप को इतना रिच करना है, वोकैबलरी में, अपने स्पीच में, अपने नॉलेज में, कि सामने वाला जब भी उस क्षेत्र की बात करे जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, तो उसके जहन में आपका ख्याल सबसे पहले आना चाहिए। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। फिर देखिए कैसे आनंद आता है। ठीक है? तो आपको नर्व्स कैसे मैनेज करना ये बता देता हूँ। समय से वैसे अल्प है थोड़ा सा, इसको हम एक दिन 2-3 दिन सेशन और भी ले सकते हैं, अलग अलग छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में, कि बॉडी लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कितने तरह के होते हैं, हैंड जेस्चर्स कितने तरह के होते हैं, स्टेडियम में खड़े होकर हैंड जेस्चर कैसा होना चाहिए, रूम में हैंड जेस्चर कितना होना चाहिए। इन सब पे जो है आपको जब मैं रिहर्स कराऊंगा तो समय का पता ही नहीं चलेगा। अभी भी आपको लग रहा होगा कि अरे कितना जल्दी समय निकल गया, सच में बहुत कम समय लगता है। इसके जब सेशंस होते हैं 7-7 8-8 घंटे कब निकल जाते हैं मालूम ही नहीं चलता, इतना इंटरेस्टिंग है ये, है ना? तो आपको नर्व्स कैसे मैनेज करना, सबसे पहले ये समझ लीजिए। नर्व्स मैनेज करने के लिए आपको प्रेजेंट में आना पड़ेगा। प्रेजेंट में कैसे आएंगे आप? प्रेजेंट में आप ऐसे आएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप स्टेज पे वॉक कर रहे हैं, पोडियम आपको दिखाई दे रहा है, सामने ह्यूज ऑडियंस बैठी हुई है। ठीक है? उस ऑडियंस को अगर आप टेंस्ड दिखाई देंगे, मार्क करना इस बात को, अगर उस ऑडियंस को आप टेंस्ड दिखाई देंगे, टेंशन में दिखाई देंगे, तो उस ऑडियंस को ये फील हो जाएगा कि यार हम में से ही एक है, ये व्यक्ति जो है गड़बड़ कर सकता है। और वो एनर्जी आपके अंदर कब प्रवेश कर जाती है आपको मालूम भी नहीं चलता। इसलिए अंदर धकधकी कितनी भी हो, कितना भी हलचल मची हो, जब आप वॉक करेंगे, तो कैसे वॉक करना है उसके बारे में भी एक बहुत बढ़िया ट्राइड फॉर्मूला है, वो बताऊंगा आपको। उसमें समय लगेगा थोड़ा, लेकिन अभी बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, आप जब भी ऐसे खड़े होते हैं ना,
तो कंधा आपका ऐसे जो है ना, ऐसे 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 ये नहीं होना चाहिए। आप एकदम शोल्जर की तरह है ना, कंधा इस तरह से, छाती तनी हुई। उसके बाद आपको वॉक करना है। उसके बाद आप जब वॉक करेंगे ना, 2-4 स्टेप्स में ही आपको यह महसूस हो जाएगा कि दिस इज द वॉक ऑफ ए कॉन्फिडेंट मैन। और जो आपकी फिजियोलॉजी है, आपकी साइकोलॉजी को इंस्टेंट एक मैसेज देती है कि वी गॉट टू वॉक द टॉक। वी गॉट टू वॉक द टॉक, मतलब मैं जैसा चल रहा हूं या हम जैसे चल रहे हैं उसी तरह का टॉक में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके वॉक में, आपके स्टांस में वीकनेस आपको महसूस हो रही है, तो ये मान के चलना कि आपके माइंड को उस तरह का संदेश जाएगा, और ये दोनों चीजों की हार्मनी जब होगी तो सिर्फ वीकनेस मैनिफेस्ट होगा। लेकिन चूंकि आप इस तरह का रिहर्सल्स बार बार करते रहे हैं, अपने आप को तत्काल कोई टॉपिक पे खुद को रिकॉर्ड करते रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक दे दिया, 1 मिनट बोलने का अभ्यास करते रहे हैं, तो आपको ये संदेश जाएगा और उसमें माइंड को भरोसा भी होगा, क्योंकि ऐसा बार बार रिपीटेडली कर चुके हैं। एकाएक आप मंच पे जाएंगे तो ये चीज नहीं होगी। मैं बता देता हूं, आप मंच पर आने के पहले अपने आप को इतने मंच दो, भले ही कोई आपका ऑडियंस ना हो, खुद ऑडियंस के रूप में उस रिकॉर्डिंग स्टफ में अपने आप को देखकर अपने आप के अंदर करेक्शंस करने का अगर आपके अंदर मादा है, तो यकीन रखिए आप बिना प्रिपरेशन के अगर मंच पर जा रहे हैं और उस तरह से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो आपके अंदर में कम से कम एक विश्वास तो रहेगा कि बॉस, मैं ये सब पहले कर चुका हूं, मैंने अपने आप को रिकॉर्ड करके देखा है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं अपने स्ट्रेंथ पर टिका रह के कितना अच्छा कर सकता हूं, मेरी वीकनेस जो थी उस पर मैंने काम कर लिया है, उस पर वर्क कर लिया है, अब वो वीकनेस वैसी नहीं है जैसे पहले थी। इतना भी अगर आपको माइंड में, जहन में आ गया और स्टेज पे आप गए और मुस्कुराते हुए खड़े हो गए पावर पोजीशन में, पावर पोजीशन सब सब सिखाएंगे आपको, तो फिर उसके बाद देखना, ऑडियंस जब देखती है कि आप मुस्कुरा रहे हैं और आप आई कांटेक्ट जब बनाते हो, और आई कांटेक्ट भी ऐसा नहीं है कि आपको एक एक व्यक्ति के साथ में आई कांटेक्ट बनाना है ना, आपको बस ये शो करना है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मिस्टर एक्स को भी देख रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, और मिस्टर वाई को भी देख के वाह क्या बात है आप भी हैं, और ओ दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। आपको वो एटमोस्फियर क्रिएट करना है कि यू थिंक सो हाईली ऑफ योर सेल्फ, you are so confident that you can look into the eyes of anyone. And since you are on the stage, you have to believe, whether it is the truth or not, कि you are the most important person in that auditorium. अगर ये विश्वास अपने आप को नहीं दे पाओगे, तब आपसे जस्टिस नहीं हो पाएगा। आपको ये विश्वास अपने आप को दिलाना पड़ेगा कि स्टेज आपको मिली ही इसलिए है कि तमाम उन सभी लोगों से थोड़ी ज्यादा हिम्मत, 1 इंच ज्यादा हिम्मत आपके पास में है, 1% ज्यादा हिम्मत आपके पास में है, और इसलिए सभी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे जैसे दिखने वाला ये आदमी हमसे बेहतर क्या करने वाला है। इसलिए रियाज, तैयारी और खुद को हौसला देते रहने की आदत, ये आपको उस समय में शांत रहने में, सहज रहने में मदद करेगी। और मेरा हथियार क्या, ये समझ लीजिए आप, मैं कैसे सहज होता हूं। जिस भी शायरी को, जिस भी कोटेशन को मैं 1000 बार रिहर्स कर चुका हूं, जिस भी शायरी में मेरी महारत है और कॉन्टेक्स्ट मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या है, फर्ज कीजिए, ठीक है, फर्ज कीजिए कि मैं 15 अगस्त के दिन सेनानियों को सलाम करने के लिए मैं वहां पे ऑडियंस के सामने गया, ठीक है, मैं क्या ऐसा बोलूं कि तत्क्षण उनकी तालियां आ सके, तत्क्षण उनको ये फील हो सके कि अब मजा आने वाला है। क्या करूंगा मैं? तो मैंने अपने आप को पहले से प्रिपरेशन दे रखी है। मैं क्या करूंगा, वैसी कोई लाइन को बार बार रिहर्स करके आऊंगा जो मुझे मंच पर बस मजा लाने में मजा करे। क्या करूंगा मैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अभी बता रहा हूं। मान लीजिए मुझे लोगों को मोटिवेट करना, बोलना है कि अरे जीना है तो अच्छे से जियो ना, क्यों वीक की तरह जियो। क्या बोलूंगा, मुस्कुराते हुए पहले मैं खड़ा हो गया स्टेज पे, नजरें मिला रहा हूं सभी से। ये शांति जो राजेश भाई ने कल बात करी थी कि पॉजेस, शांति, ये भी जो है एक तरह का कम्युनिकेशन है। मैं क्या करूंगा, सबको देख लिया, फिर बोलता हूं, देवियों और सज्जनों, जय का केवल एक नियम है, जय का केवल एक नियम है,
जीना है या मरना है। जय का केवल एक नियम है, जीना है या मरना है। अपने निश्चित पात्र निभाकर भव के पात्र उतरना है। अपने निश्चित पात्र निभाकर भव के पार उतरना है। भीष्म द्रोण हो, भीष्म द्रोण हो या फिर कर्ण युधिष्ठिर, भीष्म द्रोण हो या फिर कर्ण युधिष्ठिर, या अर्जुन हो या केशव हो, जीवन कुरुक्षेत्र का रण है। युद्ध सभी को करना है, युद्ध सभी को करना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने लोगों को इमेजिनेशन दी, उसमें उस इमेजिनेशन में लोग को इंगेज किया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि बस ये जो कविता थी, ये जो पंक्तियां थी चार, इस पे कहां कहां पे पंच जाएगा, किस किस शब्द पे जोर जाएगा, ये मुझे पहले से मालूम था। अगर यही पंक्ति मेरे सामने कोई पहली बार ला के रख देता, तो फर्स्ट टाइम में जहां जहां प्रॉपर पंच डलनी है वो मुझे मालूम नहीं होता। बिल्कुल। और प्रॉपर पंच जो है मैजिक क्रिएट करता है, इतना पावरफुल होता है कि आदमी समझता है कि ओ माय गॉड, इतना परफेक्टली कैसे बोल। तो आप कुछ भी बोलेंगे तो हो सकता है कि वहां पर अटकेंगे, या फिर आप इधर देखेंगे उधर देख, लेकिन जब आप रिहर्स की हुई कोई पंक्ति जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत लाजवाब ढंग से आपने तैयार की हुई है, तो फिर समझना पहले स्टेप पर ही जब आप बाजी जीत जाते हो, वो हुक होता है। वो हुक अगर आप क्रिएट करने में सफल हो पाते हो, राइट क्वेश्चन पूछ दिया, राइट शायरी पढ़ दी, राइट कोटेशन पढ़ दिया, आंदोलित कर दिया ऑडियंस को पहले ही सेंटेंस में, फिर उसके बाद जो गेम सेट होता है ना, फिर आप अपने जोन में ऑपरेट करने लगते हो। फिर आपको लगता है कि अरे वेल बिगन इज हाफ डन। ऐसे ही नहीं बोलते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द स्टेज, हैव योर स्टोरी बैंक रेडी, हैव योर कोटेशन बैंक रेडी, हैव योर कॉमेडी बैंक रेडी। बस ये रखो ध्यान में, और ये मान के चलो कि आपको ओपनिंग जबरदस्त करनी है। ओपनिंग वीक कर दी, ऐसे मान लो, ऐसे ओपनिंग कर दी, ऐसे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करने का। अ, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयां। यहाँ गेम खत्म भैया, दिन भर ये चल रहा है, दिन भर ये चल रहा है। आप ऐसे हुक नहीं क्रिएट करते, आप ऐसे ऐसे शुरू कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस मानव श्रृंखला जो यहां पे खड़ी है, इसमें से कितने लोग सच्चे भारतीय हैं? आपने इतना कुछ किया, भले ही कोई व्यक्ति इमोशनल हो ना हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, सच्चे भारतीय हैं, ये लोग को अपनी ओर इमोशनल आकर्षित तो ज्यादा। जरूर करे। वो अपना हाथ उठाएंगे, या फिर बोलेंगे हम हैं, मैं हूं, कुछ भी बोलेंगे। यहां आपने फर्स्ट सेंटेंस में हुक क्रिएट कर दिया। ठीक है। मान लीजिए आप पोलियो के बारे में बोल रहे हैं, आपने ऐसे शुरू किया। क्या आप जानते हैं भारत में रंगवासा गांव के 1000 में से 997 बच्चे आज पोलियो से बिल्कुल विमुक्त है। ये भारत का पहला ऐसा गांव है जहां पर पोलियो नाम की बीमारी बिल्कुल पिछले 5 साल में थोड़ी भी दिखाई नहीं दी है। तो क्या हुआ यार, संगीता जी आपके लिए बोल रहा हूं, यस सर। है ना? तो यस सर। आपने क्या किया, आपने एक डेटा को हुक के रूप में क्रिएट किया। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश सरकार के इस परियोजना के अंतर्गत बच्चों के टीकाकरण के लिए यहाँ पे जानकारी देने के लिए एकत्रित हुए हैं, और पोलियो से रहित बना दिया है रंगवासा गांव को। समझ रहे हैं संगीता जी? जी सर। है ना? तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं
बधाइयां दीजिए अपने आप को, क्योंकि आप रंगवासा गांव है जहां पर 97% जो बच्चों की संख्या है बिल्कुल पोलियो पोलियो से विमुक्त है। आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, तो इसमें क्या वाह। हुआ है कि नहीं, अभी हुआ क्या कि आपने इंस्टेंटली क्या किया, लोगों को मोटिवेट भी कर दिया, उनको बता दिया कि आप कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप कितने खास लोग हैं। लोग आपके बारे में ज्यादा वरीड नहीं है कि संगीता जी कैसी लग रही हैं, संगीता जी क्या करती हैं। लोग अपने बारे में सुनना चाहते हैं। यस। लोगों को अच्छा लगता है अगर कोई उनकी तारीफ करता है, लोगों को अच्छा लगता है लोग कि उनके बारे में, उनके फायदे के बारे में कोई बात कर रहा है। तो जी सर। कभी भी अपना जो प्रेजेंटेशन है ऑडियंस के उन्मुख करेंगे आप, तो फिर आपको इसका बहुत लाभ होगा। हमेशा ग्राहक प्रथम, कस्टमर प्रथम, ऑडियंस प्रथम की भावना के साथ अपनी स्पीच को तैयार कीजिए। गौरव सर, देखिए आनंद आएगा। जी बोलिए। मैं ये बोल बोलिए रहा सर। था जैसे आप लोग बता रहे हैं ना कि सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन वही होगी ना, कि जैसे हमारी ऑडियंस है तो उनका बल्ब ऑन मूवमेंट होना चाहिए ना, उनका इमोशंस हमसे तुरंत कनेक्ट होना चाहिए फर्स्ट पहली लाइन पर, जैसे जी हम स्टेज पर आते बिल्कुल हैं। सही बात, बिल्कुल ओके। सही बात है सर। तो आप जब ऐसा करेंगे ना सर, तो ये हम्म। समझ लीजिए कि आनंद की वर्षा जो है आपको अंदर महसूस होने लगेगी। ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड। तो ये जो सेशन है, ये मैं मुझे मालूम है कि 1 सवा घंटे में इसके साथ में मतलब जितनी जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर में सब पे जस्टिस नहीं किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको प्रीव्यू तो मिला होगा कि हम क्या क्या चीजें इंकॉर्पोरेट करें तो फिर हमारी डिलीवरी इंप्रूव हो सकती है कि नहीं। 100%। हमने टोनालिटी पे भी बातचीत कर ली, हमने आई कांटेक्ट पे बातचीत कर ली, आइकॉन है ना, हमने बॉडी लैंग्वेज पे बात कर ली, हमने हुक क्रिएट करने पे बातचीत कर ली, को है क्रिएट ना। करना है। हम कॉल टू एक्शन पे भी बात करेंगे, हम कॉल टू एक्शन पे भी बात करेंगे। बिना कॉल टू एक्शन पे बात किए पब्लिक स्पीकिंग का जो है मकसद पूरा नहीं होता। हर पब्लिक स्पीकिंग असाइनमेंट, हर सेल का असाइनमेंट बिना कॉल टू एक्शन के बिल्कुल इनकम्प्लीट। लेकिन हम अगर डायरेक्ट सेल करने लगेंगे तो कभी भी कॉल टू एक्शन हमारा काम नहीं करेगा। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय, राजेश भाई जानते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय बट नो बडी लाइक्स टू बी सोल्ड। किसी को यह पसंद नहीं कि कोई बिल्कुल। उसे कुछ बेच दे। इस बात को ध्यान रखिए। तो कभी भी लेकिन ये फील उसको नहीं होने देना कि आप उसको कुछ बेच रहे हैं। उसकी खुद की जिज्ञासा उसको बोले कि मैं पूछ लूं, अगर मैं लेना चाहता हूं तो क्या तरीका है। अगर ऐसा कुछ वाह। निकल पाया तो फिर मजा आ जाए। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 30 डेज का मैंने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है सर, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने बस कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और आपको जी। 10x इंप्रूवमेंट जो है, जो जो टॉपिक अब मैं आपको बताऊं उसमें आपको इंप्रूवमेंट जो है 30 दिन के अंदर महसूस होके रहेगी। ठीक है। अब आगे अगर मान लीजिए 30 दिन के बाद मैं ये कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं 1 to 1 सेशन भी करूं, और मैं उन सीरियस लोगों के साथ काम करना चाहूंगा जो सच में अभी तक अपने आप को रियली वर्थ इट समझ रहे हैं, अपने आप को इस सेशन में टाइम देकर कि भैया मेरा जो 30 दिन का जो समय यहाँ पे दिया गया वो इतना यूजफुल था कि अब अगर मुझे इनसे 1 to 1 सेशन मिले तो डेफिनेटली मैं पर्सनली अपने ऊपर में ज्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा, और मैं फुल ऑन जिस तरह से मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूं वैसा तैयार होकर फिर मैं नेक्स्ट लेवल की यात्रा जो है शुरू कर सकता हूं। तो मुझे क्या मांगने की आवश्यकता पड़ेगी क्या। बिल्कुल नहीं सर। मैं बस कहूंगा कि बॉस मैं एक ऐसा कोर्स शुरू करने जा रहा हूं जिसमें 1 to 1 इंटरेक्शन होगा। तो 6 महीने के लिए मैं आपको गाइडेड सेशन दूंगा इंडिविजुअली। हर हफ्ते में आपको 4 घंटे में दूंगा पर्सनली। अगर आपको इस 30 दिन में कुछ हैरत अंगेज कुछ परिवर्तन अपने अंदर महसूस होते हैं और आपको लगता है कि ये 1 to many में जब इतना वैल्यू मिल रहा है, और कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे कि 1 to 1 कंसल्टेशन जब होगा तो आपके लाइफ में और ज्यादा इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट आ सकता है कि सीधे आप उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है ना बिल्कुल। कि आपके माइंड में जो रेजिस्टेंसेस हैं,
आप कितना भी चाह लें कि मुझे रेजिस्टेंस को खत्म नहीं होने देना, लेकिन चूंकि आप पूरी तरह से मेरे से अलाइंड हो चुके होंगे, आप चूंकि मेरे से पूरी तरह से कनेक्टेड हो चुके हैं, आपकी ऊर्जा और मेरी ऊर्जा हार्मनी में आ गई होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर में एज ए ग्राहक, एज ए कंज्यूमर, जितने भी रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, जितने भी पूर्वाग्रह हो सकते हैं, सब जो है बहुत कमजोर हो चुके हों, इजंट इट? जब बिल्कुल। भी इस तरह की चीजें घटित होती हैं, जब सामने वाला ऑडियंस, सामने वाला कस्टमर, सामने वाला क्लाइंट, सामने वाला प्रोस्पेक्ट, उसको ये लगने लगता है कि सर आप तो बोलिए, आप बोल क्यों नहीं रहे, कितना, समझ रहे बात को? जब तक ये चीज नहीं क्रिएट हो रही है, इसका मतलब कि अपने डिलीवरी में अभी मैजिक नहीं हुआ है। कमी। तो मैं अपने एंड से डिलीवरी में मैजिक क्रिएट करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और आप भी अपने अंदर से रेजिस्टेंस को खत्म करने में कोई कोशिश मत करना। फिर देखते हैं कि 30 दिन के बाद क्या होता है। एज ए कंज्यूमर आप अपने आप को गार्ड करना, और एज ए प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी कि ये जो है 10x ग्रोथ मूवमेंट, ये स्टॉप होने वाला नहीं है। नहीं। जो इस पे सवार हो गया इस रथ पर, वो विजयी रथ जो है दुनिया में धूम मचा देगी। मैं देखता हूं कि आप अपने आप को उस रथ पे चढ़ने से कैसे रोकते हो, अगर आप जीवन में कुछ चमत्कारी करना चाहते हो तो। ठीक है, तो लेट्स डू इट। ये सब तो बात की बात है। मैं कह रहा हूं कि सेल्स है ना, अपने आप में एक सेवा हो जाती है। सेल्स अपने आप में एक वैल्यू एडिशन हो जाता है किसी की जिंदगी में, देने पर भी और लेने पर भी। जब सेल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि मेरे ग्राहक की, मेरे क्लाइंट की, मेरे श्रोता की जिंदगी जो है बेहतर होनी चाहिए, उसकी जिंदगी का स्तर बेहतर होना चाहिए। क्योंकि जब तक मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्विक्शन नहीं है, जब तक मुझे अपनी सेवा के बारे में कन्विक्शन नहीं है, मैं ये भावना उसके अंदर में जनरेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए खुद के प्रोडक्ट के बारे में तमाम तरह की जानकारी, तमाम तरह का कन्विक्शन खुद पैदा करो। अगर खुद का प्रोडक्ट खुद को सेल करते हो और खुद को खरीदने में गर्व की अनुभूति जैसा लगता है, तभी समझना कि आप तैयार हो अपने प्रोडक्ट के साथ मार्केट में लॉन्च होने के लिए। इजंट इट राजेश भाई? बिल्कुल। करेक्ट सर। चलिए, आज मुझे लगता है कि 10-15 से 15-17 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं, और ज्यादा समय हो गया। आप लोग को भी अपने लाइफ में व्यस्तता होगी, राजेश भाई भी बच्चे के साथ में समय थोड़ा व्यतीत करते हैं, और यही कुछ समय रहता है लिमिटेड उनके पास में। मैं भी थोड़ा सा ज्यादा फ्लो में आ गया और 15 मिनट से ज्यादा एक्सीड कर गया। अभी आप लोग का क्या मतलब फीडबैक है इस प्रोग्राम के बारे में, मैं जानना चाहूंगा। और अगर कुछ और बातें आप कहना चाहते हो तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। प्लीज बारी बारी से अपनी बातें कहें। सर, आज का एक ये जो स्टोरी टेलिंग वाला आया मेरे माइंड में, तो बस यही घूम रहा है, क्योंकि आपने ये जिसे स्टोरी से कनेक्ट किया है, ये वाला इम्प्लीमेंट करना है। प्लस ये जो दूसरा आपने नर्वस वाला बताया ना, ये रहता है हमें, या तो समझ में नहीं आता कैसे नर्वस वाला ये हमेशा रहता है। तो इसके लिए वही करना पड़ेगा, जैसे हमने एक वीडियो बना के किया था पोस्ट, वो भी मेरे को 25 से 30 बार बनाया था सर मैंने। वो वीडियो जो आपको शेयर किया था, आपने बोले थे कि इसे कंटिन्यू रखना है। उसके बाद में मैंने अलग अलग बहुत सारे बनाए, 50-60 बार बनाता हूँ रील। 30 सेकंड के रील में मेरे को 50 बार रीटेक करना हुआ। फिर मोबाइल में डिलीट करते जाता हूँ, जो अच्छी नहीं आई तो उसमें समझ आ जा रहा है कि आई कांटेक्ट कैसा हो रहा है, ये हैंड वाला आता है, ये बिल्कुल मैंने उसमें देखा, पर मेरे को पता नहीं था। लेकिन अभी आप जब बात कर रहे थे तब मुझे वो फील हुआ कि हाँ, वो चीज थी जो मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा था, कि ये परफेक्ट है, यहाँ इसको हटाए, इसको हटाए। वो चीज एक सीखी, तो उसके लिए और मिरर वाला मैं करता था, बट अभी समझ में आया कि हम लोगों से सुनते हैं कि नहीं यार, इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं तो मिरर में बात करना चाहिए। वो बेकार रहता है, हमको समझ ही नहीं आता कि हमारे हमें क्या हम गलत कर रहे हैं। वो तो मिरर में होके वो खत्म हो गया, लेकिन वीडियो बनाया तो उसमें समझ में आ जाता है कि यार मुझे खुद को कहीं ना कहीं वो क्लिक कर देता है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो वीडियो बना के करना है, उसको जारी रखूंगा सर। दो चीज तो भी वेरी करूंगा। गुड, वेरी, चलो बहुत बढ़िया। राजेश जी? बिल्कुल सर। सर मेरा वन लाइन का ये फीडबैक रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा कि कल और आगे से मेरी तरफ से कम 2 लोग इस सेशन में बढ़े। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका।
और सेशन में आपका टेक अवे क्या रहा आज के सेशन में? मेजर टेक अवे आज का जो सेशन था पब्लिक स्पीकिंग का आपने बताया, देखिए सीखने में बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगेन, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और Yes. प्रैक्टिस में भी दो चीजें होती है। एक चीज होती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दूसरा होता है कि राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें एक फीडबैक देने वाला व्यक्ति जो है वो अगर हमारे साथ है तो डेफिनेटली Yes. हम जो गलत करेंगे उसको सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे आई क्या थिंक बात। कि जो हम रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, बट गलतियां कहाँ की है, हमें जब सही क्या होता है वो नहीं पता, तो हम सुधार नहीं पाएंगे। यहाँ पे कोई भी बिल्कुल सर। व्यक्ति है जो सही बता पाएगा कि ये गलतियां है या ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो आई थिंक प्रैक्टिस जब सही व्यक्ति के थ्रू, मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो हम इम्प्रूवमेंट यस। होगा 10x हम कर पाएंगे। यहाँ जो आप गाइड कर रहे हैं उसके थ्रू डेफिनेटली वो लगता है कि जो प्रैक्टिस हम करेंगे आप उसको करेक्ट करेंगे, और हम डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट जो है उस एरिया में कर चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने तो इनफैक्ट एक ग्रुप बनाने के पहले ही सोचा था कि ये लाइव होगा, और इसी सेशन में, ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं ना कि ये बूट कैंप है, इसके बाद ये ज्वाइन कर लो वो कर लो। मैं कह रहा हूँ 30 दिन के बाद अगर आप सच में रिलीजियसली इस पूरे कंटेंट को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप कोई कोर्स करो या ना करो, मेरा किसी का और का करो, मुझे उससे कोई आपत्ति, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस 30 दिन के कोर्स को करने के बाद आप इस फील्ड में आपका कॉन्फिडेंस 10x इंप्रूव होना ही होना है। आप करके देखोगे, आपको लगेगा कि भाई जहां मैं अपने आप को पाता था 30 दिन पहले और आज जहां पा रहा हूं, उसमें कुछ ना कुछ आपको सिग्निफिकेंट अंतर दिखाई देगा ही देगा। और मुझे खुशी होगी कि राजेश भाई का जो हुनर है वो पूरा हिंदुस्तान जाने कि भैया सेल्स क्या होती है। राजेश भाई जब प्लेटफॉर्म सेलिंग करें तो फिर दुनिया को समझ में आए कि भैया राजेश में क्या पावर है ना। और मैं यही चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने ऑप्टिमम बेस्ट पे परफॉर्म कर पाए और मैं उसमें एक भूमिका निभा पाऊं। मेरा सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन यही होगा, कुछ मिले ना मिले, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन यही होगा कि इस व्यक्ति के अंदर जो चिंगारी थी उसको इसको पहचान करवाने में मैंने अपनी भूमिका निभाई, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। संगीता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं ये संगीता बोल जी। रही थी। जी जी सर। सर मैं ये जी। कि मेरी जिस फील्ड में मैं हूँ, मुझे उसका हम्म। नॉलेज रखना बहुत जरूरी, तभी तो मैं लोगों को समझा पाऊंगी सर। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब आपको ये समझ मेरे में आ गया कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा बोलने का। जी सर। वाह, क्या बात हाँ मुझे, क्योंकि जब तक वो चीजें मैं ही नहीं समझ पाऊंगी तो मैं दूसरों को कैसे समझा पाऊंगी सर। है। तो आज इस सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सर मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि मुझे मेरी जो फील्ड है वो मुझे सारी जानकारी रखना चाहिए, ताकि जहां भी हम्म। कहीं भी हो, जैसे कम्युनिटी में हम जब बैठते हैं तो वो चीजें मैं उनको समझा पाऊँ अच्छे से। क्योंकि नहीं समझा पाती हूँ और सर, आपको मैं लगता स्पीच है नहीं दे कि पाती। जैसे आपने आज अपनी स्पीच डिलीवर करी अपने जी कस्टमर्स के सामने में, अपने पेशेंट्स के जी। सामने में, उसमें भी और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा इन डेज टू कम? यस सर बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो लाइफ बहुत में बढ़िया। फर्स्ट टाइम कोई मतलब ये सुन रही सर, मैंने कभी ऐसी चीजें सुनी ही नहीं है। चलिए, बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि आप बहुत 3 दिन से लगातार आ रही हैं और आपने तीनों दिन बहुत ही इन्वॉल्व होकर सेशन अटेंड किया है। मैं सलाम जी करता सर। हूँ। आप वर्किंग वुमन है, माँ हैं आप, और किसी की बेटी हैं, किसी के बहू हैं, इसके बावजूद जो है आपने इतना समय दिया, आपका भी हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया। अब रियल मी भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। जय हो। गौरव सर, क्या हाल जय चाल हो, है? जय हो। योगेश। बहुत बढ़िया, वृंदावन बहुत से बढ़िया। सबको राधे कितनी राधे जी। राधे राधे अरे राधे राधे। नहीं तो भाई, भाई साहब, आप नमस्कार। इतने लेट से क्यों आए हैं? हमारा पूरा सेशन, इतना जबरदस्त नमस्कार। सेशन हुआ, 1.5 घंटे का, आप कहाँ थे? जाम था भयंकर, मुझे याद आया आपका सेशन है, मतलब उस जाम में तो क्या कि तय चिल पो ओ, हो ही नहीं, कर ही नहीं पाता। अच्छा। थोड़ा सा लेट हो गया, हाँ। उसके लिए माफी चाहता हूँ, अगली बार से तो जरूर ध्यान ओ, रखूंगा। जरूर जरूर। थोड़ा नहीं, अ, पूरा ही लेट हो गया। बोलिए मनोज जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ। शिट, मेरे को आपसे याद आया, जी अनिल जी, जी। वृंदावन वाले भी, कि गौरव सर हमने ना एक हम्म। एजे ग्रुप बनाया है अपना, एजे का, ये बिटकॉइन वाला। अच्छा हम्म। अच्छा, क्रिप्टो वाला। हाँ हाँ, क्रिप्टो वाला आप है उसमें, शायद गौरव सर नहीं है, तो मेरे को अभी एकदम से याद आया कि मैंने जब कल का सेशन किए थे ना गौरव सर,
तब से मुझे याद आया कि मेरे कुछ जो पर्सनल मेरे साथ के जो कलीग हैं, जो 5-7 बंदे हैं जो ऐसा ढूंढते रहते हैं, मैं भी उनमें देखता हूँ कि यार मैं भी ऐसे हुए हैं, तो मैंने बोला यार तुमको मैं लेके आता हूँ। मैंने देखा कि कल उनमें से एक भी बंदा ज्वाइन नहीं किया। हम बात कर रहे थे, बाद में मैंने उन्हें फोन भी किया, तो कोई कहीं पे कोई ऐसा आ रहा है, तो मैंने उनको बोला कि यार इसको करो ज्वाइन, कल कोशिश करो आप इसको। तो या तो इसकी रिकॉर्डिंग उनको भेजो, वो मैं अलग करूंगा। और प्लस अपना ये एजे ग्रुप वाला है सर, उसमें आई नो उसमें कितने 32-33 लोग हैं उसमें शायद, है ना? दोनों चीजें आपको हाँ अलग अलग रखनी पड़ेंगी, कर लेंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो नहीं ये देखिए लिंक है ना, ये लिंक सर मैं अपने उसमें एजे ग्रुप पे भी डाल दूंगा। और वो सब हम ऐसे ही हैं। अब उसमें देखते हैं कल कितने लोग ज्वाइन करते हैं। उनमें अभी बहुत सौ को हम्म। तो पता भी नहीं होगा आपने जो सेशन चालू किया है। और सर मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये अभी ये जो जितने लोग ग्रुप में हैं जो नहीं जुड़े हैं, तो इन अभागों को कैसे लाएं सर उनमें, उनके लिए अभी ये प्रायोरिटी नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं एक है, बात। गौरव देखिए सर को इस जिसकी रूप में देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एज ए ट्रेनर। वाकई में मुझे लग रहा था मैंने कि वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है सच में। अरे सर, अभी अभी तो आपने ये सोचा है कि देख के, लेकिन मेरे को ये अफसोस हुआ कि मैं फर्स्ट डे वाला ज्वाइन कैसे नहीं किया। कल जब ज्वाइन किया तो मैं अभी 9 बजे का इंतजार कर रहा था कि 9 बजना है, मेरे को कहीं पे नहीं जाना है। तो ना ऐसे ना ही सर, ना मैं जो आगे से आप अभी। ध्यान रखूंगा गौरव सर, और आगे से सारी चीजें ज्वाइन करूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल अभी बिल्कुल। हम दो भी देखिए गए मैं हैं आप उन्होंने। हाँ सर, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 7-8 सालों में अपने लर्निंग के ऊपर में आराम से मैंने 20 से 30 लाख रुपए के बीच में खर्च किया है, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं ठीक है, दिखता है, वो इतने तो में सर जो है, दिखता है। इतने में 2-3 प्लॉट मैं खरीद सकता था, ठीक है, तो आराम से प्लॉट दो में में नहीं आराम खरीदा। से। हाँ, तो इसके पीछे जो मेहनत करी है, तो कहीं ना कहीं परिलक्षित तो होगा ही वो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका ये जो इंटेलेक्चुअल एसेट है, वो आपके किसी भी फिजिकल एसेट से किसी लाइव मौके पर ज्यादा जो है इफेक्टिव हो सकता है। तो इसको सीरियसली लेना शुरू कीजिए। भगवान का आशीर्वाद है, जिस भी मंच पर भगवान के आशीर्वाद से मौका मिला है प्रेजेंट करने का, वहां पे दोस्त बने हैं, चाहने वाले बने हैं, और बहुत अच्छे कनेक्शंस मिले हैं, और इसका मुझे बहुत लाभ मिलता रहा है। ठीक है, तो सेशन जो है, सभी मेरी जितनी भी तमाम लर्निंग्स हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कोचेस से मैंने सीखा है, एकदम पास में रह के उनको देखा है, फॉलो किया है, उनसे फीडबैक लिया है। तो उन सभी चीजों का निचोड़, और मेरे को जहां जहां गैप लगा उस गैप के ऊपर मेहनत करके उसको कैसे एड्रेस किया जाए, जो चीजें नहीं बताई जाती हैं, सब कुछ इसमें मैं आपसे वादा करता हूं, कुछ भी 1% भी नहीं छिपाने वाला हूं। नहीं नहीं, जो आप अपना आता है कि 200% दे रहे 30 हैं दिन सर, में इसमें ले कोई जाओ, दोहराई नहीं है। 30 दिन में लेके चले जाओ, जो जो ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है ना। सर हम और मैं तो। आपको कल बताने वाला हूं कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी कल मैं आपको एक चीज से ऐसा परिचय कराने वाला हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड का, उसको बोलने में डर लगता हो, अच्छा स्पीकर हो, वो जो कल फॉर्मूला मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसको कहते हैं पावर ऑफ 3। पावर अरे ऑफ वाह। 3। ये पावर ऑफ 3 फॉर्मूला सीखने के बाद, चाहे बराक ओबामा सामने में आ जाए, चाहे डोनाल्ड ये ट्रंप आ जाए, चाहे उसामा बिन लादेन आपके सामने खड़ा हो, चाहे नरेंद्र मोदी खड़े हो, आप जिस कॉन्फिडेंस में बात करने लगोगे, फिर उनको लगेगा कि ये तो हमारी टीम में होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए। मैं जितने भी सर। ट्रेनर के ट्रेनिंग अटेंड किया हूं, मैं बता रहा हूं आपको, जितने भी ट्रेनर, वो सारे ट्रेनर चाहते थे कि मैं उनकी टीम में हूं। राजेश भाई भी पता नहीं इसमें सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उनके तरफ से भी ऑफर आया मेरे पास में कि यू ज्वाइन अस। ठीक है, तो मैं जो करता हूँ पूरे मन से करता हूँ, सीखता हूँ तो पूरे मन से सीखता हूँ, गुरु मानता हूँ तो पूरे मन से मानता हूँ, और पूरा उसमें अपने आप को झोंक डालता हूँ। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि जितना जो भी सीखना है, आपसे ज्यादा डेडिकेशन के साथ कोई और ना सीख सके, बस इतना सुनिश्चित करो। हो सकता है कोई ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है कि कोई ज्यादा हम्म। फ्लुएंट हो सकता है कि किसी के पास में तमाम तरह का नॉलेज हो, लेकिन जहां ये बात आए कि आपसे ज्यादा डेडिकेशन से कोई सीख सकता है या नहीं, इसमें आप अनबिटेबल बन के दिखाओ कि इसमें कोई दोहराई आपके, नहीं है, बिल्कुल। हाँ, आपके अंदर जो ताकत है, उसका एक एक अंश जो है आप इस्तेमाल करके सीखेंगे ऐसे कि सामने वाला बोले कि इससे बढ़िया सीखने वाला कोई नहीं हुआ, है ना। बस इतना कीजिए, बाकी बढ़िया। मास्टर वास्टर सब अपने आप बन जाएंगे। बढ़िया सर, कल परसों एक पॉडकास्ट होना है, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप सिखा दे तो ज्यादा बढ़िया है।
नहीं नहीं, बिल्कुल सीखेंगे। जो जो आपके प्रश्न है आप पूछिएगा, मैं जरूर उसका जी जी। जवाब देने का प्रयास करूंगा। और परसों एक यहाँ इस ग्रुप में, यूट्यूबर है बहुत बड़े, उनके साथ में पॉडकास्ट हो रहा है इसी प्रॉपर्टी वाली लाइन को लेके ही। अच्छा अच्छा, बहुत तो बढ़िया, बहुत बेस्ट नोएडा विशेष है शायद जाना आपको। होगा, तो उस समय पे अपन देखेंगे। अभी आपको मैं बताऊं, इस ग्रुप में लाइव में अभी जो इवेंट अटेंड कर रहे हैं, जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, एक जी ऐसे जी। शख्स भी हैं जिन्होंने बड़े बड़े कोचेस का पॉडकास्ट नोएडा से हम्म। लाइव करवाया हुआ अपने प्रेजेंस में। ठीक है। बड़ी बात है सर। ये जो राजेश जी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत काम की चीज है। इस छुपा ग्रुप में रुस्तम है ये लगातार सर। मौजूदगी इनकी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनको आप अगर टारगेट कर लीजिए तो आपके लाइफ में बहुत, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको किस तरह से अपने आप को मार्केट करना चाहिए, किस तरह से आपको सेल्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, अगर राजेश भाई का आपको 1-to-1 भी मिल जाए तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक महीने में 1 करोड़ का मुनाफा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इतने पावरफुल व्यक्ति हैं। उनको पूरी स्ट्रेटेजी मालूम है आज की ऑनलाइन दुनिया में, कैसे ऑनलाइन ही सेल कर देते हैं। और अरे मैंने वाह देखा वाह। प्रत्यक्ष रूप से, एक एक सेशन में 1 से 3 करोड़ रुपया ऐसे ही उड़ा देते हैं। सेलिंग मतलब फ्रॉम उड़ा द के देते स्क्रीन हैं, हो मतलब गया, क्लोज सेलिंग कर फ्रॉम द देते हैं डील। ऑनलाइन। ये बड़ी बात हाँ, है। ऑनलाइन 1 करोड़ से 3 करोड़ इनको मैंने कई दफा देखा है क्लोज करते हुए। सेलिंग फ्रॉम द जूम। हाँ। बाप रे। है ना। तो मैं देखो, मैं इस तरह की कम्युनिटी क्रिएट करने के पीछे क्यों पड़ा, क्यों सोचा। मैं चाहता तो मैं फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट चला के, और जाहिर सी बात है अगर मैं पैसा खर्च करता तो 50-100 स्टूडेंट बहुत मिल जाते, बहुत आ सबसे जाते दो हैं। दो हजार रुपये में मिल जाते, 5,000 रुपये मिल जाते, और मैं अर्निंग भी शुरू कर। मेरा मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे को एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है, उन्होंने एक चीज बताई है कि गौरव, दुनिया में सिर्फ 300 लोग चाहिए आपको, सिर्फ 300 लोग, पूरी दुनिया क्या चेंज कर बताया सकते हो। था? अच्छा। हो आपने सकता है बताया था गौरव भगवान सर। की मर्जी हो कि 300 लोग इसी कम्युनिटी से बने, है कि नहीं। तो सर मेरा बस उन यही 300 में उद्देश्य से एक हम हैं। हम तैयार हैं आपके है। साथ। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो 300 लोगों की कम्युनिटी अगर एक बन जाती है ना, तो राज्य तो छोटी सी बात है, देश छोटी सी बात, पूरी दुनिया चेंज की जा सकती है। तो यही उद्देश्य है कि जो आता है, जितना आता है, पूरे मन से एक दूसरे के साथ शेयर करें, और जबरदस्त लर्निंग के साथ एक वर्ल्ड की अनबिटेबल कम्युनिटी बने, जहां पर कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी आदमी को बीट नहीं किया जा सकता, किसी भी फील्ड ऑफ एंडेवर में जिसमें भी उसकी महारत हो, है ना। विद बिल्कुल दिस, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। 10:47 सर हो गया। अपन हाँ, बोलिए पूरी सर। से सबका धन्यवाद। पूरी से पूरी राजेश से जी विदा करिए हमें दो शब्द कह के। पूरी से ऐसा नया वीरा लेके आए हैं हम, जिसको किसी को बताएंगे नहीं, मतलब इतना जबरदस्त नया वीरा मिला है। और मेरे तो हम तो बहुत लकी हैं कि यार गौरव सर इंदौर में है। हैं। तो बस, गौरव सर यदि इंदौर में है तो फिर तो भैया फिर आपको इंदौर आना पड़ेगा। आप आओ बिल्कुल समय निकाल के, ये 30 दिन पहले हो जाने दीजिए। 30 दिन हाँ, ना, कल से आप इंदौर आओ बिल्कुल घूमने के करिए। लिए। इंदौर में तुम्हारे साथ एक पॉडकास्ट करते हैं, राजेश भाई फैसिलिटेट करवाएंगे पॉडकास्ट, आ जाओ। चौहान है ना। साहब हैं है इंदौर ना। में, मैं भी आता हूँ बीच में। एक जितिन हाँ त्यागी हैं, बड़े लेवल पे हाँ अब कोच हैं, वो भी इंदौर से ही हैं। हाँ हाँ ठीक है वो ना। भी और अपने आप साथ बढ़िया। में ही आएंगे तो हैं। आप सबको आएंगे लेके ना आते तो आपके हैं। अनिल सर को भी लेके आइएगा, आपके साथ में है ना, पार्टनर आप दोनों हाँ आए अनिल थे। जी हैं मेरे साथ में। हाँ अनिल जी, वो तो उस पे दोनों